बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाम रमज़ान में खुश आमदीद। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। आज रमज़ानुल मुबारक का दूसरा रोज़ा है और इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद हम रोज़ा इफ्तार भी करेंगे। और मुल्क भर में हम देख रहे हैं रमज़ान की रौनकें उसी तरीके से जारी और सारी इंशाअल्लाह ये सफ़र जारी रहेगा थ्रू आउट द रमज़ान इंशाअल्लाह। यहाँ पर हमारे पास एक अपडेट है, ज़रा वो प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 मार्च को तलब करने का फैसला। वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने समरी सदर आसिफ अली ज़रदारी को इरसाल कर दी है और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 मार्च को सुबह 3 बजे तलब किया गया है। सदर आसिफ अली ज़रदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे तो डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अज़हर फ़ारूक हम इस हवाले से अपडेट भी करेंगे। अज़हर बताइएगा। जी, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 मार्च को सुबह 3 बजे तलब करने का फैसला हुआ है। बस पार्लिमानी उमूर की वजारत ने इस हवाले से समरी वज़ीर-ए-आज़म को इरसाल कर दी है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास से सदर आसिफ अली ज़रदारी खिताब करेंगे। सदर ज़रदारी के खिताब के साथ ही नए पार्लिमानी साल का आगाज़ भी हो जाएगा। ये एक रवायत होती है। ताकि 2 मार्च सुबह 3 बजे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होने जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अज़हर फ़ारूक अपडेट करने के लिए। तो चले जी, अहम तरीन अपडेट्स आपने जानी। अब ज़रा हम अपने शो में जो कल भी हमने जिक्र किया था उसी सिलसिले को ज़रा आगे बढ़ाते हैं कि दुनिया भर में हम देखते हैं जब भी ये मजहबी त्यौहार आते हैं या कोई फेस्टिविटी का मौका आता है तो वहाँ पर बड़े बड़े डिस्काउंट दिए जाते हैं। और रमज़ान में क्योंकि ज़ाहिर है लोग सवाब समेटना चाहते हैं, लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ लाना चाहते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में उल्टा हिसाब होता है। हमारे मुल्क में जी अशिया खुरोनोश महंगी हो जाती हैं। 2 दिन पहले तक जो कीमतें थी उससे वो कीमतें डबल होना शुरू हो जाती हैं। अब रमज़ान में अगर हम केले की बात करें तो केला ज़ाहिर है फ्रूट चाट में डलता है, बनता है, तो उसमें जी 120 से अब देख रहे हैं 120 था, अब वो डबल कीमत यानी 240 पर चला गया है। इसी तरीके से अब 300 रुपये दर्जन मिल रहा है। 400 रुपये मिलने वाली चिकन जो है वो 550 रुपये किलो तक पहुँच गई है। तो ये हाल है, अब लोग क्या करें महंगाई के। मेरा जाना हुआ बाजार, ठीक है, मैंने जाके ऑन ग्राउंड देखा केला कब सोचें आप 250 रुपये दर्जन मिल रहा है, सेब आपको 400 रुपये किलो मिल रहा है, आपको स्ट्रॉबेरी जो है वो आपको 250 रुपये पाव मिल रही है सोचें, और अमरूद आपको 300 रुपये किलो मिल रहा है। अंदाज़ा कर सकते हैं आपकी बात कितनी आगे बढ़ गई है। इसके बरक्स दूसरे ममालिक में हम देखते हैं कि 50% ऑफ, 30% ऑफ, 70% ऑफ, रमज़ान इज़ हियर, रमज़ान सेल, 12 पाउंड वाली चीज़ 6 पाउंड में, 5 पाउंड में मिल रही है। यूके में हमने कुछ ऐसे मनाजर नोटिस किए जहाँ पर रमज़ान सेल्स डिस्काउंट्स चल रहे हैं, ज़रा आपको दिखाते हैं। अच्छा दिखा रहे हैं साथ साथ आपको मतलब ये स्क्रीन के ऊपर ये देखें, कीमतों में नुमाया कमी की गई है। रमज़ान इज़ हियर। अच्छा, वहाँ पर भी ज़ाहिर है वहाँ पर पाकिस्तानी अशिया भी मिलती हैं, तो वहाँ पर जी जो 10 किलो आटे की कीमत है वो आधी कर दी गई, यानी 12.5 पाउंड वाला आटा का थैला जो है अब 650 पाउंड में दस्तयाब है। तो ये 6.5 पाउंड में, सॉरी 600 नहीं, 6.5 पाउंड में दस्तयाब है। 10 किलो चावल के थैले पर 5 पाउंड और 5 किलो चावल के थैले पर 3 पाउंड की रियायत दी गई है। तो ये कीमतें भी आप देखें, ये लोगों की सहूलत के लिए ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में डिस्काउंट दिया गया। हमारे यहाँ रखा हुआ मालिक तो निकाला जाता है और दूसरे उस पर मुनाफा भी कमाया जाता है। और ये जो साइम आप प्राइस बता रहे थे ये एरिया टू एरिया भी वेरी करती है। तो कराची में यकसा प्राइस भी नहीं है, ये भी मुख्तलिफ इलाकों से बड़े डिफरेंट है। और दूसरी बात ये है कि सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को आला प्रोडक्ट, आला फ्रूट्स भी नहीं हम देख रहे, सब स्टैंडर्ड जो इतने से सेब जो है वो बेची जा रहे हैं 400-400 रुपये में, कोई पूछने बताने वाला है, बेचे जा रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड जनाब, रमज़ान मुबारक में दुनिया भर में रोज़े का दौरानिया एक जैसा नहीं होता। हमारा गालिबन 12 घंटे का है, 12.5 घंटे का है। किसी मुल्क में रोज़ा तवील होता है, कहीं पर मुख्तसर होता है, और इस फ़र्क की बुनियादी वजह ज़मीन का जोग्राफिया है। इस हवाले से देखते हैं हम एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, तो आपको भी दिखाते हैं और हम भी देखते हैं। रमजान 2026 में दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में रोजे के औकात नुमाया तौर पर मुख्तलिफ हैं, जिसकी वजह जमीन के शुमाली और जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में मौसमों का फर्क है। जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में इस वक्त मौसम गर्मा है, इसलिए यहाँ दिन तवील और रोजे का दौरानिया ज्यादा है। चिली में रोजा तकरीबन 14.5 घंटे तक हो रहा है। इसके बरक्स शुमाली निस्फ़ कुर्रे में मौसम सरमा की वजह से दिन छोटे हैं। नॉर्वे में इब्तिदाई दिनों में रोजा सिर्फ 2.5 घंटे से कुछ ज्यादा है, जो महीने के दौरान बढ़कर 12.5 घंटे तक पहुँच जाता है। मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों में रोजे का दौरानिया मोतदिल है। अरब ममालिक में रोजा अमूमन 12 से 13 घंटे, जबकि मक्के में तकरीबन 11.5 घंटे से शुरू होकर
اختتام تک بڑھ جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی روزہ تقریباً 12.5 گھنٹے کا ہے، جس کا دورانیہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جائے گا۔ جنوبی امریکہ اور اوشیانہ میں روزے نسبتاً طویل ہیں۔ ارجنٹینا کے بیونس آئرس اور نیوزی لینڈ کے آکلینڈ میں روزہ 13 گھنٹے سے زائد ہے، تاہم مہینے کے اختتام تک یہ کم ہو جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق زمین کے جھکاؤ اور سورج کی گرد گردش کے باعث دن اور رات کے دورانیے میں تبدیلی آتی ہے، جس کا براہ راست اثر روزے کے اوقات پر پڑتا ہے۔ ظاہر ہے دن کا جو دورانیہ ہے اس کے حساب سے ہی پھر روزہ ہم افطارتے ہیں اور روزہ رکھتے بھی۔ اچھا جناب، یہاں پر ہم ایک اور بڑا ایشو جو رمضان میں ہمیں خاص طور پہ پیک پہ نظر آتا ہے وہ گداگروں کا ایشو ہے۔ یعنی یہ جو بھکاری ہیں پاکستان بھر میں آپ انہیں دیکھیں، آپ کو جگہ جگہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا ہمارا المیہ یہ رہا کہ پچھلے کئی عرصے سے ہمیں بڑی افسوسناک خبریں سننے کو ملی، خاص طور پہ جو خلیجی ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، وہاں پر لوگ عمرے کے ویزے پر جاتے ہیں اور وہاں پر بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنے ہی بھکاریوں کو ڈیپورٹ کیا گیا۔ اب ایک ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کس طریقے سے لوگوں کو اس طرف راغب بھی کیا جاتا ہے، اسکیم کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے آتے ہیں، اچھا آپ کا اگر وہاں جانا ہے، اللہ پاک سب کو نصیب کرے عمرے کی سعادت اور حج کی سعادت، لیکن جب آپ کا وہاں جانا ہو تو آپ اکثر کچھ فیملیز آپ کو پاکستانی بھی ایسی نظر آئیں گی جو کہتی ہیں جی ہمارا پرس چوری ہو گیا، ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، حالانکہ وہاں پہ سب کچھ مل رہا ہوتا ہے، سب کچھ بٹ رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی کیوں مشکلات پیش آتی ہیں یا کیا وجوہات ہیں؟ ذرا آپ دیکھتے ہیں لوگ کہہ کیا رہے ہیں وہاں پر۔ بھیک مانگتے ہیں پاکستان سے، کوئی اور کام نہیں ہے تم لوگوں کو۔ یہ بھی میں تمہیں شرطے کو دوں گا، چھوڑوں گا نہیں تجھے۔ یہ دیکھو یہ کیوں مانگتے ہو؟ بھیک کیوں مانگتے ہو؟ ہاں بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ کیوں مانگتے ہیں بھیک؟ ہاں بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ بھیک کیوں مانگتے ہو؟ آپ یہ منظر دیکھیں، خدا کے گھر کے اندر موجود ہیں، وہاں پر ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، بخشش مانگ رہے ہیں، اپنی گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، لیکن یہاں پر بھی لوگ چوری کرنے سے باز نہیں آ رہا ہے، یہاں پر لوگ بھیک مانگنے سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ نے اتنا آپ کو دیا، اللہ نے آپ کو وہاں پہنچا دیا، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ اور آپ لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ صفا مروہ میں تو کسی کو خیال ہی نہیں ہوتا، اور آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے صحیح مکمل کر لیں، ہم اپنے وہ 7 چکر مکمل کر لیں، لیکن یہاں پر آپ لوگوں کا انداز دیکھیں، مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہتے ہوئے کہ یہ ہمارے پاکستانی ہیں جو باہر جا کر ملک کا نام بدنام کرتے ہیں۔ اچھا یہ تو خیر، یہ تو باہر جا کے ملک کا نام بدنام کر رہے ہیں نا۔ اب آپ کو ذرا ہم کراچی کے مناظر دکھاتے ہیں۔ کراچی میں تو یہ جو بیگرز کا مافیا ہے یہ سرگرم ہے، یلغار ہے بھیکاریوں کی، بچوں سمیت پورا کنبہ بیٹھا ہوا ہے ہر سگنل کے اوپر، اور یہ آپ کے بس پیچھے پڑ جائیں گے تو اس کے بعد آپ سے لیے اچھا یہ سفید پوشوں کا حق مارتے ہیں۔ ان کے پاس بڑی پلاننگ اسٹریٹجی ہوتی ہے، جب آپ کے ہاتھ میں سامان ہوتا ہے اور somehow آپ کی دور پارک ہوتی ہے یا آپ کے ساتھ چلتے چلے جاتے ہیں، وہ اتنی کرٹیکل مومنٹ ہوتی ہے، 1 نہیں 2 نہیں 4 5 لوگ آ جاتے ہیں اور وہ ایک دم سے آپ کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں۔ اب اگر آپ کسی کی مدد بھی کرنا چاہیں لیٹس سے، تو وہ مدد نہیں، وہ ایک دم سے فلکس پورا آ جاتا ہے لوگوں کا۔ اور دیکھیں مستحقین کو یہ جانا چاہیے، لیکن جب آپ اس طرح ہر گاڑی کے پاس جا کے مانگیں گے، ہر کسی سے مانگیں گے، اور کچھ تو ہٹے کٹے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جو اس طریقے سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی پراپر کسی نے اپنے یہاں پہ بازو قمیض میں ڈالا ہوتا ہے، عوام اتنے پریشان ہیں، ایریاز ہوتے ہیں، ان کے سگنلز ہوتے ہیں ڈیزگنیٹڈ، اور جو سفید پوش لوگ ہیں، جو مستحقین ہیں، جو حقدار ہیں، ان کا حق مار رہے ہیں یہ لوگ۔ ان تک نہیں پہنچ پاتا جو آپ کا صدقہ ہے، جو آپ کا خیرات ہے، جو آپ نے اللہ کی راہ میں دینا ہے، وہ ان لوگوں تک نہیں پہنچ پاتا جو واقعی ڈیزرونگ ہے۔ عوام کتنی تنگ ہے ان کے اس رویے سے، رویہ بھی کیا خیر، ان کی اس یلغار سے، بھکاریوں کی یلغار جو ہو گئی ہے رمضانوں میں، ذرا آپ کو سنواتے ہیں۔ پڑے گا، یہ کوئی ثواب نہیں ہے۔ جب ہم خود سوچیں گے یہ کوئی ثواب نہیں ہے تو ہم خود ہی کو دیں گے بھی نہیں۔ اور جو وائٹ کالر لوگ ہیں جو ابھی اتنے پریشان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی جو ہے مدد کریں۔ ہمیں ان لوگوں کو دینا ہی چاہیے، ان پہ خاص طور پہ بائک آؤٹ کرنا چاہیے، اور اتنا ہو کہ آپ ان کو دو ہی نہیں، جو آپ کو مستحق لگ بھی رہے ہیں، مگر ان کے یہ لوگ زیادہ تر پٹیاں ہاتھ میں باندھ کے یہ آپ کو اسکیم کر رہے ہیں۔ ہر رمضانوں میں یا پورے سال بھیک مانگتے ہیں یہ لوگ نا، ان کا کام ہے، یہ کاروبار ہے ان کا۔ تو جو لوگ ہیں ان کو خود دیکھنا چاہیے کہ بھائی یہ اگر ہم ان کو جو دیتے ہیں تو ان کو دینے میں فائدہ نہیں ہے۔ بھائی اگر نہ دو تو پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، وہ 1-1 کلومیٹر دور تک پیچھے آ رہے ہوتے ہیں، اگر کسی ایک کو دے دو پیچھے 10-12 کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور
تو یہ آپ نے صورتحال دیکھی کس طریقے سے لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں. اب وہ رمضان میں باہر نکلے ہیں, شاپنگ بھی کرنی ہے, ساتھ ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے جو جھیلا جا رہا ہے. اچھا, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید, ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑا ایک مسئلہ ہے کراچی میں کس طرح مینیج کیا جائے گا. ہر سال ہم رمضان میں دیکھتے ہیں ان کی ایک الگ اکانومی ہے, بیگرز اکانومی جو چلتی ہے. بہرحال کہتے ہیں نا, دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے سے, لیکن مستحق تک بہرحال یہ پہنچنا چاہیے. سعدیہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو بتائیے گا, اس سال بھی ہم رمضان میں دیکھ رہے ہیں کہ اچانک سے ایک بھرمار ہو گئی ہے بھکاریوں کی, جگہ جگہ ہم دیکھ رہے ہیں لوگ کافی پریشان ہیں. تو اس مافیا کے خلاف کوئی پیشگی حکمت عملی بنائی ہے سندھ حکومت نے؟ تھینک یو ویری مچ صدف. آپ کے توسط سے سب سے پہلے تو تمام دنیا میں مسلمانوں کو آج جمعے کا روزہ مبارک ہو. آپ نے جو پیکیج دکھایا وہ میں سن رہی تھی. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ جو ہے اپنا شہر میں بالکل یلغار ہوئی ہے, اور لیکن کوئی 4000 کے قریب جو ہے وہ گداگر آپریشن جو سندھ حکومت کے 2 ڈپارٹمنٹ, سوشل ویلفیئر اور ہوم ڈپارٹمنٹ مل کر کر رہا ہے. کوئی 4000 گداگر جو ہے وہ گرفتار کیے گئے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ قانون میں کیونکہ سخت لاز نہیں ہے, تو 1000 کا فائن ہے جو یہ کورٹ میں جمع کراتے ہیں, اور چند گھنٹوں میں کورٹ سے یہ ریلیز ہو جاتے ہیں. حکومت جو ہے اس وقت کوشش کر رہی ہے کہ ہم کوئی لا ڈپارٹمنٹ اس پہ کام کر رہا ہے قانون کہ ہم سازی تو آپ سخت لوگوں نے کرنی ہے نا, سندھ اسمبلی نے کرنی ہے. جی سندھ حکومت اس پہ کام کر رہی ہے. میں نے آپ کو کہا لا ڈپارٹمنٹ کے قانون سخت کیا جائے, کم سے کم سزا 3 مہینے. جو یہ پروفیشنل گداگر ہیں ان کو جیل میں 3 مہینے, اور ان کا جو فائن اماؤنٹ ہے جو 1000 ہے وہ تو ان کے لیے کچھ ہے نہیں, کیونکہ یہ تو دن میں ہزاروں لاکھوں میں پیسے کما لیتے ہیں لوگوں سے. وہ اس کا نمبر جو ہے اماؤنٹ جو ہے وہ بڑھا دیا جائے, تاکہ یہ جو شہر میں یلغار ہوتی ہے بالخصوص کراچی میں رمضان اور عید کے مواقع پہ, اس سے جو ہے وہ عوام کو نجات دینا دوسرا چاہتا ہے. رمضان ہے, مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہم یہ باتیں آج کیوں کر رہے ہیں. رمضان سے پہلے ہم نے کیوں نہیں کوئی اسٹریٹجی بنائی. ہم نے دیکھا تھا جب ای چلانس کا نفاذ کروانا تھا, جب چلانس بھاری کرنے تھے, لوگوں میں اندر ٹریفک سینس جو تھی وہ جنریٹ کرنی تھی, تو اس پہ پھر ای چلانس بھی ہوئے, بھاری جرمانے بھی ہوئے, گھروں کو چلانس گئے, اور بڑا سختی سے مانیٹر بھی کیا گیا. اب دوسرا رمضان ہے اور بھی ہم یہی باتیں کر رہے ہیں کہ اب ہم کریں گے. 4000 کو گرفتار کر لیا, مزید جو اس کی سزا ہے اس کو 3 مہینے تک کریں گے, فائنز بڑھائیں گے. دیکھیں بالکل آپ کی بات صحیح ہے, لیکن دیکھیں ظاہر سی بات ہے حکومت نے ایک حکمت عملی بنائی تھی اور اس پہ گرفتاریاں ہوئی ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوئر کورٹس میں جوڈیشری میں بات کی جا رہی ہے, لا ڈپارٹمنٹ اس پہ بھی کہ ان کو فوری طور پہ ریلیز نہ کیا جائے, اور ہم اسی دنوں میں قانون سازی کر لیں اور سزائیں سخت کر لیں. لیکن کیونکہ یہ پاکستان میں ایک منظم مافیا ہے, ہم کراچی میں رہتے ہیں تو اس لیے ہمیں کراچی میں چیزیں نظر آتی ہیں, باقی پاکستان کا مجھے نہیں پتا. لیکن بالکل صحیح ہے کہ یہ لوگوں کے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں, چاہے وہ اپنا ملک ہو چاہے بیرون ملک ہو. آپ نے خود دکھایا کہ کس طرح کعبۃ اللہ میں, مسجد نبوی میں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, یہ لوگ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہاں بھی. حکومت کوشش کر رہی ہے روز آنا ان کے خلاف, ان گینگز کے خلاف, جو یہ مافیا ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, پولیس گرفتاری کر رہی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی رمضان میں جو قانون ہے اس کو سخت کر کے اور امپلیمنٹ کر دیا جائے. لیکن سعدیہ تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتا دیجئے, اب ظاہر ہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کریک ڈاؤن کر رہے ہیں, خواتین اور جو کم سن بچے ہیں ان کو سڑک پر لا کر بھیک منگوانا یہ بھی جرم میں شمار ہوتا ہے. تو اب تک اس حوالے سے کیا کیا گیا ہے, اور کوئی فورس ہے جو اس ساری صورتحال کو دیکھ رہی ہے, یا پولیس ہی سارے کام کر رہی ہے؟
नहीं जी, ये पुलिस, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की के अंडर ये गदागरी का जो पेशा है उसको वो देखती है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट जो है उसके पास अपनी कोई फ़ोर्स नहीं है। तो हमें लॉ एनफोर्समेंट के लिए पुलिस को ही इस्तेमाल हम करते हैं और पुलिस ही को इस्तेमाल अभी किया जा रहा है और पुलिस ही कार्रवाई कर रही है। देखिए, चाहे बच्चा हो, औरत हो, बूढ़ा हो, आप और मैं, मतलब अजीब-अजीब इन्होंने मास्किंग की हुई होती है और बाज़ टाइम देखते हुए भी डर लगता है। लेकिन मैं अवामो नाज़ से भी सदफ़ आपके चैनल के थ्रू ये बात करूँगी कि प्लीज़ इनको जो है ना, इनको डिस्करेज करें। ये जो हम सोचते हैं ना, ये जो हमें अल्लाह का और रसूल के वास्ते दे के प्रोफेशनली वो करते हैं और हम डर जाते हैं कि पता नहीं अल्लाह ताला को बुरा ना लगे। अल्लाह ताला को ये बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। ये जो प्रोफेशनल गदागरी है, ये इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, और जो बहुत मुस्तहिकीन है, जो उनका ये हक मुस्तहिकीन मार रहे हैं, हैं। उनका ये हक मार रहे हैं। साइम देखें, बहुत सारे फलाई इदारे हैं जहां हम डोनेट कर सकते हैं वो पैसे। बहुत सारे अस्पताल हैं, बहुत सारी जगहें हैं जहां हम अपना वो Agreed. जो हम इनको जगह इनको हम देते तो, हैं, अगर मैं वो कराची की ना बात करूं, बिकॉज आई लिव इन कराची, हम देखते हैं जगह जगह एहतमाम होता है लोगों के लिए, दस्तरखान बिछाए जाते हैं। थैंक यू सो मच सादिया जावेद साहिबा, और सिंध हुकूमत इस हवाले से काम भी करे। लेट्स हो कि क्या सूरत हाल बनती है। जनाब, मूविंग फॉरवर्ड, आपको पता है कि गाज़ा में पायदार अमन के क़याम के लिए गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस का को बनाया गया था। उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी थी, पाकिस्तान की अच्छा, अब बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास हुआ, उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे। फिर हमने बड़े खुशगवार मनाज़िर भी देखे वहाँ पे, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी इंटरेक्शन हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने जो अल्फाज अदा किए, जो बातें की फील्ड मार्शल के हवाले से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से, ज़रा वो भी आपको बताएंगे, अपडेट करेंगे आपको। साथ ही साथ बताएं आपको कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि फ़लस्तीन के अवाम इसराइली कब्ज़े का दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं। गज़ा में पायदार अमन के लिए जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ बंद करनी चाहिए। गज़ा जो अमन बोर्ड है उसके इफ्तिताही इजलास में इज़हार ख़याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुआ है कि अमन के लिए ट्रंप की कोशिशें कामयाब हों, और सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग बंद कराकर कई जानें बचाईं। ज़रा सुनवाते हैं आपको। Holy month of Ramadan, and may God reward you and make you successful in your efforts to bring lasting peace in Gaza. We deeply appreciate your unique initiative and your dynamic leadership in advancing peaceful solutions to conflicts across the globe. It is very important that ceasefire violation must end to preserve lives and advance reconstruction efforts. The people of Palestine must exercise full control of their land and their future in line with UN Security Council resolutions. अच्छा, इसी इजलास की अगर हम बात करें तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हमें नज़र आए कि गज़ा में लड़ने के लिए फ़ौज भेजना ज़रूरी नहीं, क्योंकि गज़ा में अब इंतहा पसंदी नहीं है, यानी गज़ा अब इंतहा पसंदी का गढ़ नहीं रहा, ये दावा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और गज़ा अमन बोर्ड के पहले इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि गज़ा की तामीर नौ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा, जापान ने फंडिंग की यकीन दहानी कराई है, चीन और रूस भी मदद कर सकते हैं, और गज़ा की तामीर नौ के लिए हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने फीफा फुटबॉल स्टार्स फंड रेजिंग के लिए मदद करेंगे, ये भी बताया, और गज़ा की सिक्योरिटी के लिए कुछ मुल्क अपने अहलकार देंगे। इंडोनेशिया ने अपने अहलकार दिए हैं, अल्बानिया, काज़ाकिस्तान, मिस्र, उर्दन भी अपने अहलकार फराहम करेंगे। मुझे नोबेल इनाम की नहीं, लोगों की जानें बचाने की परवाह है, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। सऊदी अरब और कतर ने गाज़ा अमन बोर्ड को 1-1 अरब डॉलर देने का ऐलान किया है, जबकि यूएई 1 अरब 20 करोड़ डॉलर देगा। तो जनाब, ये जो पहला जो इफ्तिताही इजलास था बोर्ड ऑफ पीस का, उसकी सारी डिटेल्स थी। अब जनाब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शुरू से लेकर आखिर तक अमरीकी सदर ट्रंप के मरकज़ निगाह रहे। तकरीब में आमद पर सदर ट्रंप ने शहबाज शरीफ से खुशगवार गुफ्तगू की। तकरीब के ख़िताम पर भी उन्होंने शहबाज शरीफ को आलमी रहनुमाओं के सामने गले लगाया। बड़े खुशगवार मनाज़िर थे जो इंट्रैक्शन थी शहबाज शरीफ साहब की डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अपने ख़िताब में अमरीकी सदर ने यह कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बहुत पसंद करता हूँ। कहा कि पाक भारत जंग के दौरान शहबाज शरीफ से ताल्लुक़
بڑھا ڈونلڈ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی تعریف اور کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر بہت اعلیٰ سپہ سالار ہیں۔ چلیں جی، تو اس ساری صورتحال پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ہما جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا، بورڈ آف پیس کا پہلا اجلاس ہوتا ہے اور وہاں کے جو منظر اور جو ظاہر لب لباب تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ کیا سمجھتی ہیں یہ جو فرسٹ سٹیپ لیا گیا ہے، کہا جا رہا ہے جی تعمیر نو ہے غزہ کی، اس میں کتنا اہم ہے یہ، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ اس بات میں تو دو رائے نہیں ہے کہ غزہ کو تعمیر نو کی ضرورت ہے۔ غزہ میں ایک ایسی فورس کی بھی ضرورت ہے جو نیوٹرل ہو اور جو امن کے حصول کا راستہ ہموار کر سکے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے عوامل ہیں جو مل کر اس بورڈ آف پیس کے فعال ہونے میں سمجھے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ سب سے بڑی بات تو اس کی لیجٹمیسی ہے۔ جب یہ بورڈ آف پیس 2025 میں اناؤنس ہوا تھا تو یہ یو این ریزولوشن میں اینکرڈ تھا، یونائٹڈ نیشنز میں اینکرڈ تھا۔ اس کے بعد ڈیویشن ہوئی اور یہی بات پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اب یہ ایز اے کمپیٹیٹیو بورڈ آ گیا، یعنی یہ یو این کو بائی پاس کر رہا ہے یا یو این کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ اور دوسرے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس طرح عراق میں کوئلیشن آف دا ولنگ بنائی گئی تھی، اسی طرح یہ بورڈ ان سم ویز کوئلیشن آف دا ولنگ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ بنا تھا تو یہ غزہ تک محدود تھا، اب اس کو ایک کانفلکٹ ریزولوشن میکینزم کے لیے طور پہ دیکھا جا رہا ہے جو تمام دنیا کے مسائل کو دیکھے گا۔ پھر کل جو بات چیت ہوئی جس میں جو میرے لیے تھوڑی لمحہ فکریہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ بھی 2 اسٹیٹ سولوشن کا لفظ نہیں سنا، اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ حماس ڈسارم کرے گا ورنہ اس کے لیے مشکل نتائج ہوں گے۔ پھر اس سے پہلے ہم سن رہے ہیں کہ ایران کو بھی دھمکی دی گئی ہے کہ 10 دن میں وہ کوئی ڈیل کر لیں ورنہ ایران پہ حملہ ہوگا، اور موبلائزیشن آرمز کی شروع ہو گئی ہے مڈل ایسٹ میں۔ تو میرا خیال ہے کہ خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ اگر ایران پہ اٹیک ہوتا ہے تو پھر رشیا کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ اگر ایران پہ اٹیک ہوا تو یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہوگا۔ اچھا ہما بقائی صاحبہ، آپ نے یہ بات کی کہ جو بورڈ آف پیس ہے یہ اب پہلے تو یو این کس میں اینکرڈ تھا، اب یہ کمپیٹیٹیو بورڈ کے طور پر آ گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ بورڈ میں شامل جو ممالک نہیں ہیں ان کو خدشہ ہے کہ بورڈ آف پیس کو اقوام متحدہ کے متوازی پلیٹ فارم کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ جو بات ابھی آپ کر رہی ہیں، جو ممالک شامل نہیں ہیں اس بورڈ میں ان کو بھی یہی خدشہ ہے؟ جی، وہ بہت اہم ممالک ہیں جو شامل نہیں ہیں، اور جو ممالک شامل ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ ممالک ہیں جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے قدر کمزور ہیں، یا یہ امریکہ کے ساتھ جڑ کر لیجٹمیسی ڈھونڈ رہے ہیں۔ مطلب کوریا ہے، کوریا کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، ساؤتھ کوریا، جاپان ہے، جاپان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ پھر اتھارٹیرین رجیمز ہیں اور مسلم رجیمز ہیں جو یا تو معاشی طور پہ امریکہ سے ہوسٹیج ہیں، یا سیکیورٹی کے حوالے سے امریکہ سے ہوسٹیج ہیں، یا امریکہ سے ویلیڈیشن چاہتی ہیں۔ تو اس لیے یہ بورڈ کتنا فعال رہے گا اس کے حوالے سے سیریس ریزرویشنز ہیں۔ دوسرا، ایک انڈیویجول کے اراؤنڈ ہے، اٹ از ناٹ ایون دا یونائٹڈ اسٹیٹس، اٹس پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور امریکہ کے اندر بھی اس کے حوالے سے سیریس ریزرویشنز کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے پاکستان نے ایک اچھی بات کہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم غزہ میں حصول امن کا تو حصہ ہیں، لیکن نہ تو ہم حماس کو ڈسارم کرنے کا میں حصہ داری ڈالیں گے اور نہ ہم کسی ہوپ فلی کمبیٹ پوزیشن میں جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے یہ پازیٹیو ہے پاکستان کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ جتنے بھی انٹرنیشنل مقالے پڑھ لیں، بہت سیریس ریزرویشنز، بہت سیریس سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس بورڈ کے فعال ہونے پہ، اور لوگ جو ہیں وہ جو یورپینز گئے بھی ہیں نا، وہ آبزرور سٹیٹس میں گئے، حصہ بننے کو تیار نہیں ہے۔ اسرائیل بھی پہلے حصہ نہیں تھا، اب کہ وہ انہوں نے سمجھیے اپنا فورن منسٹر بھیجا ہے، پرائم منسٹر پھر بھی نہیں گئے، حالانکہ مین تو سمجھیے اسرائیل کی پوری سچویشن ہے نا۔ پھر پیلسٹائن کی زیرو ریپرزنٹیشن، جی بالکل ایسے، یعنی جہاں آپ امن لا رہے ہیں وہاں کیا تو جھوٹی سچی ریپرزنٹیشن بھی موجود نہیں ہے۔ میرے خیال ہے بہت سارے فلاز ہیں، بہت سارے لکوناز ہیں، اور جو یہ پیرلل ایران کی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے،
ये इंतहाई ख़तरनाक है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, आपने बहुत कम वक्त में सारी सिचुएशन को बड़े अच्छे से समराइज़ कर दिया। देखते हैं जी आगे आने वाले दिनों में क्या इस हवाले से मामलात अनफोल्ड होता है। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप की, और T20 वर्ल्ड कप जारी है। पहला मरहला कामयाबी से अबूर हो गया है। अब जनाब टीम में जो हैं वो सुपर 8 मरहले के लिए अब फाइट करेंगी। पाकिस्तान भी इसके लिए तैयार है, और ग्रीन शर्ट्स ने ग्रुप मरहले में 4 मैच खेलकर 3 में फतह हासिल की। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि सुपर 8 मरहले का आगाज़ कल से होने जा रहा है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का अहम मुकाबला, और न्यूजीलैंड एक स्ट्रॉन्ग टीम है जिसके खिलाफ कल हम मैच खेलने जा रहे हैं। तो फिर हम दुआएं, मतलब आज जुम्मे का रोज़ है, आज दुआएं और बड़ी इंपॉर्टेंट थी। टीम ने काफ़ी लंबा जी सेशन प्रैक्टिस की है और करनी है उन्होंने, तो ये सारी कौमी स्क्वाड आज जैसे कि आपसे बता रहे हैं कि तवील प्रैक्टिस सेशन करेगा और हिकमत अमली को हातमी शक्ल दी जाएगी। सेमीफाइनल में रसाई के मिशन के तहत पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के अलावा इंग्लैंड और श्रीलंका को अभी सामना करना पड़ेगा, और ग्रुप से 2 बेहतरीन टीमें फाइनल 4 में जगह बनाएंगी। तो फिर इसी हवाले से बात करते हैं हमारे साथ। बात कर लेते हैं, बासिती साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच बासित साहब ज्वाइन करने के लिए। शुक्र आज पठान नहीं बोला मुझे। हाँ, मुझे ये बाद में खबर पता चली, थोड़ा सा रोजे में हो जाता है स्लिप ऑफ टंग, कोई बात नहीं। बासित साहब जरा बताइएगा, अभी तो जरा हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। सुपर 8 मरहले का कल से आगाज़ हो रहा है। अभी तक न्यूजीलैंड से खेला, खिलाड़ी ने परफॉर्म भी कर दिया। कल नामीबिया से खेला, कल न्यूजीलैंड है। कितनी स्ट्रॉन्ग टीम से सामना, इंडिया जैसी टीम है? ज़रा हमें थोड़ा सा आइडिया दें किस तरह की टीम है न्यूजीलैंड की जो अब तक खेल रही है। न्यूजीलैंड इंडिया जैसी टीम तो नहीं है, क्योंकि इंडिया इस वक्त उनके जो जितने भी बैटर्स हैं और बॉलर्स हैं वो मैच चेंजर हैं। न्यूजीलैंड हमेशा आईसीसी इवेंट पे हमेशा अच्छा खेलता है, बहुत लिमिटेड प्लेयर होते हैं, लेकिन आजकल जो इनके दोनों ओपनर हैं ना वो बड़े ही मैच चेंजर हैं, हार्ड हिटर हैं, मतलब पावर हिटर जिनको बोलते हैं ना। और नंबर 3 पे दिमाग से खेलने वाला सेंसिबल प्लेयर रविंद्रा है। फिर उन्होंने क्या करा, जो नंबर 6 पे पिछले आईसीसी इवेंट में खेला था फिलिप्स, वो 4 पे आ गया। तो उन्होंने भी चेंजिंग करी है, वो एक फॉर्मूले से नहीं चले। अच्छी चीज़ यह है कि वो हर टीम को सामने देखकर वो उनकी स्ट्रेंथ बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं कर पा रहे अभी तक। माइट भी हो सकता है, जैसे अभी साइम ने कहा कि आज फ्राइडे दुआ करें, तो अल्लाह ताला मैनेजमेंट को हिदायत दे दे। लेकिन प्रोफेशनल टीम है, सारे मैचेस इंडिया में खेलें। अब वो पहला मैच श्रीलंका में आके खेलेंगे, तो इसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। और हमारे जिस तरह बैटर्स हैं, साहबजादा फरहान इस वक्त टॉप स्कोरर हैं आईसीसी वर्ल्ड कप में। साइम को अच्छा परफॉर्म करने की ज़रूरत है, आगा को अच्छा परफॉर्म करने की ज़रूरत है। बाबर का जो रोल है वो अभी तक मुझे नज़र नहीं आ रहा, डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, सच्ची बात बताऊँ। बाबर का रोल जब भी शुरू होगा जब 2 जल्दी आउट होंगे, और कोई भी पाकिस्तानी ये दुआ नहीं करेगा कि 2 जल्दी आउट हो जाए। तो उसके बाद अगर वो 10 ओवर हो जाते हैं तो फिर 10 ओवर के बाद मैं तो बाबर के लिए थोड़ी पूरा मैच हो रहा है, उनको हाँ, तो लेकिन टीम के साथ जैलिन करना होगा ना कहीं ना कहीं। सदफ उसका नंबर 4 जो दिया गया है ना, उसमें 10 ओवर के बाद आपने वो उसका खेल नहीं है पावर हिटिंग ना, वो ग्राउंड शॉट तो मार सकता है। ये चीज़ें तो पहले डिसाइड हो जानी चाहिए। अब अल्लाह ताला ने इन्हें अकल तो दी है, लेकिन इस्तेमाल सही नहीं करते। जो हमारे सेलेक्टर्स हैं ना या हेड कोच साहब हैं, इन्हें सोचना चाहिए था कौन सूटेबल है। अब फ़खर जमान ने हमेशा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करा है ODIs में, लेकिन वो लेफ्ट हैंडर है। और बीच में हमारे साइम के बाद नंबर 7 पे आता है लेफ्ट हैंडर। तो 2, 3, 4, 5, 6 इस नंबर पे एक लेफ्ट हैंड का होना ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है कल फ़खर को खिलाना चाहिए। ऑल्सो बासित भाई, हमने ये देखा है कि हमारे बैटर्स पावर प्ले में परफॉर्म नहीं कर पाते। पावर प्ले तो भी एक चिड़िया ही है जिसको हम समझ ही नहीं पा रहे कि वो है क्या। और अभी आपने खुद भी बताया कि न्यूजीलैंड, वो उनके जब खिलाड़ी आते हैं बैटर्स ख़ास तौर पर, वो पावर प्ले में बाउंड्रीज़ मारते हैं, अच्छी खासी बाउंड्रीज़ मारते हैं। एक तो ये फ़र्क आप कैसे देख रहे हैं, इस पर क्या तज्जिया करेंगे? ऑल्सो अब उनको टैकल कैसे करें हम, मतलब क्या स्ट्रेटजी अपनाएं? देखो अपना साइम 6 ओवर में होती है 36 बॉल है, और 36 बॉलों में आप मिनिमम 55 रन आपको बनाने चाहिए मिनिमम। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैक्सिमम तो आप 80 रन भी बना सकते हैं, जो हमारे प्लेयरों में इतना वो नहीं है। हम बना रहे हैं 44, 45, 46, 47।
47 کے بعد بھی 8 رن شارٹ ہو جاتے ہیں. میں 47 لگا رہا ہوں چلیں ٹاپ. ٹھیک ہے. وہ جو 8 رن آپ شارٹ ہوتے ہیں نا وہ آپ کو پھر نیچے والوں کو اس کو بنانے ہوتے ہیں. وہ گیم نہیں ہے ہمارے نیچے والوں کو. نیوزی لینڈر کے جو ہے نا مڈل آرڈر ان کے پاس وہ صلاحیت ہے ایک اوور میں 15 رن بنا سکتے ہیں. ناٹ ان پریمداسا اوکے ان انڈیا. ہمارے جو پلیئر ہیں چھوٹی ٹیموں کے سامنے اچھا پرفارم کرتے ہیں. جب بڑی ٹیم آتی ہے تو میری طرح ادھر بیٹھے ہو. اچھا آپ نے شروع میں مینشن کیا کہ اب تک یہ لوگ انڈیا میں میچ کھیل رہے تھے, کل سری لنکا میں کھیلیں گے, تو کیا کرنا چاہیے؟ ٹاس اگر ہم جیت جاتے ہیں بیٹنگ کرنی چاہیے, بیٹنگ کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارا اسپن ڈپارٹمنٹ ہماری بالنگ اسٹرانگ ہے. ہمیشہ صدف یہ دیکھا جاتا ہے کہ سامنے والے کا کیا اسٹرانگ پوائنٹ ہے, ہمارا کیا اسٹرانگ پوائنٹ ہے, اور جو اسٹرانگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ بعد میں کیا جاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کو اپوزٹ کر لیا تو آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جائے نا. آپ نے جو فیصلہ بھی کرنا ہے اس کو صحیح ثابت کرنا پلیئرز کے ہاتھ میں ہے اور مینجمنٹ کے ہاتھ میں ہے. وہ کیا پلان بناتے ہیں, پلان اے, پلان بی, پلان سی, وہ آپ کس طرح مطلب گراؤنڈ کے اندر شو کرتے ہیں, کس طرح پرفارم کرتے ہیں, وہ بہت ضروری ہے. اگر آپ ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے تو پھر آپ کا فیلئر ہوگا. آپ نے کہا کہ فخر کو لانا چاہیے, اور کس کھلاڑی یہ میری سوچ ہے. ہاں, اور کس کھلاڑی کو ابرار ڈراپ کو کرنا کھلانا چاہیے؟ چاہیے. شاہین اور ابرار دونوں نہیں, ابرار اور اپنا فخر زمان. کیونکہ اگر آپ شاہین یا نسیم شاہ کو کھلاتے ہیں تو پھر آپ 7 نمبر تک بیٹنگ پہ جائیں گے. میرا خیال ہے یہ جو کوچ آیا نا ہمارا, یہ ٹو مینی آل راؤنڈرس کو لائک کرتا ہے. تو یہ کم از کم پچھلے میچ میں تو 9 نمبر تک بیٹنگ تھی, مجھے لگتا ہے 8 نمبر تک رکھ کے گو فور اسپیشلسٹ. کوئی بھی صدف آپ نے بڑا ٹورنامنٹ جیتنا ہے ہمیشہ اسپیشلسٹ سے جیتا جاتا ہے, میڈیوکر سے آپ نہیں جیت سکتے. اینڈ واٹ اباؤٹ شاداب؟ کیونکہ شاداب کو کھلایا, فخر کو ہم نے بینچ پہ بٹھایا, اسی طریقے سے ہم نے ابرار کو بھی بینچ پہ بٹھایا, اور ہم نے عثمان طارق کو بھی یوٹیلائز نہیں کیا. مجھے ایک چیز بتائیں, انہیں پہلے اوور سے ہی فرسٹ شروع کے جو اوورز ہیں ان سے ہی انہیں ان کروا دیا پاور پلے کے بعد. ہم نے یہ بات شعیب ملک سے ہم کر رہے تھے ڈسکس, تو شعیب ملک کپتان رہ چکا ہے نا, تو وہ بتا رہا تھا پاور پلے میں اس کا کانفیڈنس لیول اتنا اچھا نہیں ہوتا. پاور پلے کے بعد بہت ڈینجرس بالر ہے وہ عثمان طارق. تو اس کو 10 اوور کے بجائے آپ نے 7-8 اوور میں لانا چاہیے. 7 اوور میں, 8ویں اوور میں ان اوور سے لائیں. آپ پریشر ڈالیں کہ کسی بیٹر کو سیٹ نہیں ہونے دیں. اگر آپ سیٹ ہونے دیں گے تو وہ بعد میں سب کو مارے گا. ڈیتھ اوور میں کس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے؟ یہ تو اب وہی کریں گے. کھیلتا کون ہے؟ سلمان مرزا ہے, اور انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ آل گو ود ابرار. ورلڈ نمبر 2 ہے اس ٹائم پہ دنیا میں ابرار, اور اس کو آپ نے باہر بٹھا دیا. لیکن ان کو انکلوڈ کریں گے تو پھر یہ فیصلے کرنے نا, یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں سائن کو کہ جمعے کا کہا تھا سائن نے, اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. دعائیں تو دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا رب ہے. تو ویسے آپ کی کیا تھوڑی سی انٹیوشن ہے پاکستان جیت جائے گا, میچ کانٹے کا مقابلہ ہوگا؟ 65-35 65 نیوزی لینڈ. 65 نیوزی لینڈ جی. لیکن بینگ اے پاکستانی میری سوچ ہے کہ پاکستان کو یہ میچ جیتنا چاہیے بیکاز دے پلیڈ ان انڈیا, ناؤ دے آر ان سری لنکا. دے ہیو دس ایج. ٹھیک ہے باسط بھائی, آپ ہمیشہ سے بات کرتے ہیں نیو ٹیلنٹ کو سپورٹ کرنے کی. میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں, سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہو رہی ہے, ذرا یہ چیک کریں. چھوٹی سی بچی ہے, اس ٹیلنٹ دیکھیں. خیبر پختونخوا کا ضلع شمالی وزیرستان ہے جہاں سے بچی تعلق رکھتی ہے. کم عمر بچی ہے, ان کا نام ہے آئینہ وزیر. اپنی فاسٹ بولنگ کے باعث سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں جناب. یہ آئینہ وزیر نے مقامی بچوں کے کرکٹ میچ کے دوران متاثر کن بولنگ کی. ذرا آپ بولنگ ان کی فارم چیک کر لیں باسط بھائی, اور ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. صارفین اب یہ کہتے ہیں کہ ننھی کرکٹر کی صلاحیتوں کو سراہتے ہیں ہم, اور روشن مستقبل کے لیے دعا گو بھی ہیں ان کے. جناب, تو پاکستان جی را ٹیلنٹ سے بھرپور ہے, اور ہم اس طرح کی متعدد ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ کریز ہے پاکستانیوں کا, ہمارے دل ٹوٹ جاتے ہیں جب ہماری ٹیم اچھا پرفارم نہیں کرتی. ویسے ہمیں جوائن کیا ہے کامران اکمل صاحب نے بھی, تھینک یو سو مچ کامران فار جوائننگ اس. اس سے پہلے ہم کل کے ہونے والے میچ پہ بات کر رہے تھے, تو کچھ آپ ٹیم بتائیں, آپ کی ٹیم کیا ہے کل کے لیے, کس کو ڈراپ کریں, کس کو اینڈ کریں؟ دیکھیے, ایک فاسٹ بالر ایڈ کرنا پڑے گا, اور آپ ایک فاسٹ بالر کے ساتھ کھیل بھی نہیں سکتے. انڈیا کے خلاف ہم نے دیکھ لیا کہ پریشر کتنا آ گیا تھا شاہین پہ. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک اور فاسٹ بالر ہونا چاہیے, اور ابرار کو کھیلنا چاہیے, کیونکہ ابرار بڑا کی بولر ہوگا کل کے میچ میں نیوزی لینڈ کے خلاف. اور مین بولر اس سے پہلے تھا, انڈیا والے میچ سے پہلے. آپ دیکھیں کہ لاسٹ 10 میچز اٹھا کے دیکھ لیں, ہر ٹیم کے خلاف اس نے پرفارمنس دی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ابرار کے بغیر کھیلنا وہ ٹھیک نہیں رہے گا پاکستان ٹیم کے لیے. اور بابر کا کیا کرنا ہے؟ بابر نے خود کرنا ہے, باقی لڑکوں نے بھی خود کرنا ہے, ہم نے جا کے تھوڑی کرنا ہے. نہیں مطلب اوپننگ پہ اوپنر نہیں جا رہے, ان کو 4 ڈاؤن کھلا رہے ہیں.
करना ये तो क्या टीम है? मैनेजमेंट का काम है ना, टीम मैनेजमेंट ने किस नंबर पे खिलाना। जब वर्ल्ड कप में लेके गए थे क्या सोच के लेके गए थे, 4 पे खिलाना, तो अब 4 पे खिलाना पड़ेगा। आप साइम को नहीं ड्रॉप कर सकते, अगर साइम ड्रॉप होगा तो फ़खर को खेलना चाहिए, उसका हक है। फिर क्या नाम है, 3 पे सलमान अली आ गया, साहिबजादा फरहान बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में, हाईएस्ट स्कोर भी किया हुआ है। तो अब बाबर जो हर सिर्फ बाबर पे नहीं, इस वक्त अब सुपर 8 के मैच है, टॉप टीमें हैं सारी, तो हर लड़के को परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। जो सेट हो गया उसको मैच फिनिश करना पड़ेगा। आज इंडिया क्यों नंबर 1 है, किसी एक पे डिपेंड नहीं करते हम, बहुत ज़्यादा डिपेंड करना शुरू कर देते हैं कि नहीं बाबर ही करके दे, बाबर ही करके दे। जिसने 100 किया हुआ उसकी बात नहीं हम लोग कर रहे, उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे। साइम को तो करना चाहिए, 62 मैचेस हो गए हैं, परफॉर्मेंस देख ले, मैच विनिंग कितने मैचेस में आई है। तो मेरे ख्याल से अब मौका है सामने आने का, हीरो बनने का और परफॉर्मेंस करने का, टीम को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सिर्फ बाबर नहीं, पूरी टीम को ऐसा खेलना पड़ेगा। साइम तो दुआएं वैसे करेगा। सदफ एक साइम वहाँ पर, एक साइम यहाँ पर, तो चेंज ना कर दें, इसको वहाँ भेज दें। क्या बात है, क्या ख्याल है? फिर मतलब ये जिस तरह बताए, की फिर ये क्रिकेट- खेल के हमें दिखाएगा जिस कि- तरह की क्रिकेट वहाँ पर चल रही है ना, मतलब मैं वैसी क्रिकेट आप शायद क्या बात है चाह कि रहे अगर हैं, आप मुझे मतलब- ट्रेन करें तो मैं वैसी खेल जो लूँ। कैचेस भी जो कैच मैं समझा आप ये सर- कहना चाह रहे हैं कि मैं वहाँ जाके ज़्यादा अच्छा खेलूंगा। अच्छा बात भी आपको जो वीडियो दिखाई बच्ची की, आइना वजीर, अच्छा फॉर्म है, अच्छा खेलती है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, टैलेंट मतलब है। ये तो गॉड गिफ्टेड है भाई बच्ची, और मेरे ख्याल है वुमेन्स में इसको आ जाना चाहिए। अच्छा अभी थोड़ी बड़ी अभी हो छोटी जाए। है आप लेकिन बताएं। इस पे नज़र रखनी चाहिए बहुत बच्ची पे। माशाल्लाह टैलेंट तो पाकिस्तान में छुपा नहीं हुआ, कहीं ना कहीं से मिल जाता है। और क्रेडिट जाता है जावेद अफरीदी को, जिन्होंने पकड़ लिया, अपनी बिल्कुल। लीग में वुमेन टीम में रख लिया। इसकी सारी टेक केयर, सारी फैसिलिटी सारी इसको मिलेगी पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। तो मेरे ख्याल से अच्छा साइन है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी देखना चाहिए। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में चेयरमैन साहब ऐसे टैलेंट देखें जिन पे काम करने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि अच्छा देख लिया, देखेंगे 4-5 साल के बाद उतनी देर में वो गायब हो जाता है टैलेंट। तो इसलिए इनको निखारना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पहला काम है कि इनको अपॉर्चुनिटी मिले, प्रोवाइड फैसिलिटी मिले, इनको प्रोवाइड की जाए, तो फिर जाके ऐसा टैलेंट मिलेगा। और मुझे तो ऐसे लग रहा है कोई लड़का ही बॉलिंग कर रहा है, कैसे तेज रन हो रहा है, तेज बॉलिंग है। हमारी लड़कियां किसी से पीछे क्विकली नहीं है। कामरान, आप कल क्या देख रहे हैं, नतीजा क्या निकल सकता है? टफ मैच होने जा रहा है, बड़ी आसानी से कोई भी टीम जीत जाएगी, और पाकिस्तान की क्या आप देख रहे देखिए हैं? इस वक्त अगर देखा जाए टीम को, न्यूजीलैंड की टीम को बहुत बेहतर है, और बैटिंग देख लें, बॉलिंग देख लें, एक सेटल टीम है, अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप एज न्यूजीलैंड की टीम को दे सकते हैं। 55% फेवर ऑफ न्यूजीलैंड। पाकिस्तान टीम इस वक्त एक ही मैच बड़ा खेली है, वो भी हार की, छोटी टीमों से जीत के गए हैं। तो पाकिस्तान टीम को फ़ायदा ये है कि वो श्रीलंका में खेल रहे हैं, वो एक अच्छी कंडीशन से खेलते हुए आ रहे हैं। ये चैलेंजिंग कंडीशन है न्यूजीलैंड टीम के लिए, सेटल होने के लिए एक दिन कम होता है। तो मेरे ख्याल से प्रोफेशनल हैं, एडजस्ट कर लेंगे, कंडीशन को असेस कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जी। ठीक है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच कामरान अकमल, थैंक यू सो मच बासित अली साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया। खान बासित खान कहाँ अली। से, खान कहाँ से? मैं 20 साल से कभी सुना नहीं, यहाँ के सुना है मैंने खान। सुना, मैंने बोला देखिए मैंने बताया कल पहला रोजा था, थोड़ा तो मार्जिन दे इतना दें। तो बस नहीं, आज ये भी- आपने पिछली नहीं, दफा आज तो भी, कुछ नहीं हुआ। अच्छा नहीं पिछली दफा भी आपने कहा था। अच्छा। बासित अली खान। आपने ये तो लग रहा कल है कोई- साइम ने कहा था। हाँ, फिर मेरे सदफ- तो बाद में आपने पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है, कोई डायरी में लिखते रहते हैं आप जाकर। Thank you very much. हल्का Thank you, फुल्का बहुत मजाक थोड़ी सी शुक्रिया। लिपटी ले लेते हैं, और हमारे सीनियर हैं, बड़े हैं, हमारे हीरोज हैं और भाई। हमारा प्यार बहुत असल में बासित भाई के साथ, हम सारा दिन इनके साथ यहाँ पर तो असल थोड़ी बहुत हम बैठे भी होते कहते हैं ना, शुगर लगा लेते हैं, थोड़ा हंसी खेल कर लेते हैं। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड अब हमने क्या करना है, एक अपडेट है हमारे पास। और अच्छा, मैक्सवेल की तो बात हमने आपको बताई नहीं जनाब, उन्होंने क्या किया, आईपीएल से इनकार करके पीएसएल खेलने को वो तैयार हो गए हैं। क्या बात है, मतलब मैं मुझे कहता हूँ यकीन आने दे इस कि खबर पर। मुझे वैसे बड़ी मुश्किल से यकीन आया। अब आप ये देखें कि बहुत बड़ा नाम है, ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार हैं, ऑलराउंडर हैं, ग्लेन मैक्सवेल, पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बन गया जनाब, और खेलेंगे हैदराबाद स्टैलियंस की जानिब से जनाब। कहते हैं हैदराबाद की मुझे नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तानियों ने बहुत प्यार दिया है, अपने पैगाम में उन्होंने ये कहा है। तो देखें जनाब, बड़ा एक्शन से भरपूर पीएसएल होने जा रहा है, बड़े बड़े नाम भी इसमें जुड़ गए हैं, और पहले T20 वर्ल्ड कप होगा, उसके बाद जनाब पीएसएल का सीज़न 11 उसका आगाज़ होगा। अच्छा जनाब, राना शौकत सिंध असेंबली में कहते हैं कि पुराने पीएसपी के एमएनए ने मुझे धमकी दी है, और एमएनए इकबाल महसूद ने मुझे धमकी दी। मेरा खालिद मकबूल ग्रुप से ताल्लुक़ है, एमक्यूएम
کے جو ایم پی ہیں رانا شوکت، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ مجھے دھمکی دی گئی، باہر نکلو دیکھتے ہیں، متعلقہ تھانے کو بلا کر میری ایف آئی آر درج کرائی جائے، دوسری صورت میں اس ایوان سے استعفیٰ دوں گا۔ راجپوت قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، میرا جنم سندھ دھرتی میں ہوا ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتا، ایوان سے باہر جاؤں گا۔ 16 تاریخ کو ایم این اے اقبال محسود مسلح ہو کر میرے دفتر آیا، میرے دفتر کے تالے توڑے گئے، ایسا کہنا تھا ایم کیو ایم کے ایم پی رانا شوکت کا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، ذرا انہی کی زبانی سن لیتے ہیں۔ 16 تاریخ کو ایم این اے اقبال محسود مسلح افراد کے ساتھ آیا، میرے دفتر کے تالے توڑے، میرے دفتر میں وہاں گھسا، جو کڑی ہے سلسلہ جو ہے وہ اسی سلسلے میں آج جو ہے یہاں پہ مجھے جو ہے وہ یہ دھمکی دی گئی۔ ابھی ایس ایس پی ساؤتھ اور ایس ایچ او کنسرن آ رہے ہیں، آپ اپنا یہ ساری کمپلین درج کرائیں، پوری قانونی کارروائی ہوگی وتھ نیمز، آپ نام دے دیں، اس ہاؤس میں ہوا ہے، آپ بیٹھ جائیں۔ میں یہ لیڈر آف اپوزیشن صاحب آپ نے کچھ کہنا ہے؟ سر میں نے یہ کہنا ہے کہ بزنس چلا لیں سر، سیکرٹری اسمبلی، یہ مسئلہ ہم خود اس کو سیٹل کر لیتے ہیں، اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کا انٹرنل مسئلہ کچھ بھی، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اس ہاؤس میں نہ کیا جائیے۔ ہمارے فاضل ممبر کو جو دھمکیاں ملی وہ یہ اگر سیٹل کر لیتے ہیں واٹ ایور، اگر وہ جو 154 کا اسٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں، لیکن جو اسمبلی میں اس کے بعد یہ ایکٹ ہوا ہے، میں نے ان کو رول 233 پڑھنے کے لیے تبھی دیا ہے۔ میں اس لیے ایز اے پارلیمانی منسٹر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اگر اس طرح اسمبلی چلنی ہے تو ایسے نہیں چل سکے گی، آپ کو کم از کم اس پر ان کو سسپینڈ کرنی پڑے گی فار ایٹ لیسٹ 1 hour 2 hour 1 day، کم از کم پنش کرنا چاہیے۔ دس از ناٹ اے وے ٹو اسمبلی۔ چلیے جی یہاں پر شارٹ بریک لیتے ہیں، اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم، شام رمضان میں خوش آمدید، ویلکم بیک ٹو شام رمضان اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو آل دی ویورز ہو جسٹ ٹیونڈ ان ٹو شام رمضان۔ بائی دا وے امید کرتے ہیں آپ کا دوسرا روزہ بہت خوشگوار جا رہا ہوگا، جمعے کا دن بھی ہے، بہت سی دعائیں آپ لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام جائز حاجات دعائیں قبول فرمائے۔ جناب آغاز کریں گے اس گھنٹے کا ذرا گل پلازا فالو اپ سے۔ بالکل، جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تھا گل پلازا کے لیے، اس میں ہمیں سانحہ سولجر بازار جو ہوا اس حادثے کی بھی ایک گون سنائی دی گئی، اور گل پلازا کمیشن اجلاس میں ڈی جی ایس بی سی اے کو 47 سوالات پر مشتمل ایک سوال نامہ جاری کر کے جوابات مانگ لیے گئے ہیں۔ ایس بی سی اے سے گل پلازا کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ اچھا، جسٹس آغا فیصل نے کہا کہ ایس بی سی اے کہتا ہے جب تک شکایت نہ ہو کارروائی نہیں کر سکتے۔ آج ایک اور واقعہ ہوا، ظاہر انہوں نے حوالہ دیا یہ جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے سولجر بازار والا اس کا، اور کہتے ہیں جس میں 15 لوگ جاں بحق ہوئے، 40 سے 50 گز پر بنی ہوئی عمارت۔ اب یہ کراچی کا حال ہے جو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، جو جج صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ 40 سے 50 گز پر بنی ہوئی عمارت کو ہائی رائز عمارت کی اجازت کیسے ملی، یعنی اس پر مزید کیسے فلور بنا دیے گئے۔ اس عمارت کی بھی کسی نے شکایت نہیں کی ہوگی۔ کمیشن نے ڈی سی ساؤتھ جاوید کھوسو سے سوال کیا کہ ہم نے پوچھا آپریشن کمانڈ کس کے پاس تھی، بتایا گیا کوئی نہیں تھا، جس پر جاوید کھوسو نے کہا کہ جب آگ لگی میں قریبی تھا، سب سے پہلے پہنچا، پروٹوکول کے تحت ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا۔ اب یہ تمام تر صورتحال ہے۔ اب جو یہ گل پلازا کمیشن ہے اس کی رپورٹنگ ہمارے نمائندے اصغر عمر کرتے رہے ہیں، آج پورے تھرو آؤٹ اس حوالے سے اپڈیٹ دیتے رہے ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کمیشن جی کس طرح آگے بڑھ رہا ہے اور کہاں تک ابھی تک بات جو ہے وہ اس میں معاملات کھل کر سامنے آئے۔ اصغر تھینک یو سو مچ، ذرا ہمیں بتائیے گا، اب کمیشن میں بڑے سوالات اٹھے ہیں، خاص طور پہ جب ذکر ہوتا ہے یہ 40 سے 50 گز کی عمارتوں پہ اتنے فلورز کی اجازت جب دی جاتی ہے تو وہ کیوں دی جاتی ہے، اسی طریقے سے کیوں تمام تر میجرمنٹس جو سیفٹی میجرز ہیں وہ نہیں لیے جاتے، کیا آپ ذرا ہمیں کمیشن کا احوال بتائیے گا۔ جی، جو جسٹس آغا فیصل پر جو مشتمل جو کمیشن ہے اس نے اپنا جو کام شروع کیا ہے، اس کے بعد تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسے سامنے آ رہی ہیں کہ یہ تو ایک گل پلازا کا سیاح ہوا ہے کہ اگر اس کے بعد اللہ نہ کرے پھر ایک اور ابھی سولجر بازار کا جیسے ہوا ہے کہ وہاں 15-16 افراد وہاں پر بھی جل کر گئے ہیں، جاں بحق ہو گئے، تو اگر ان سانحات سے نمٹنے کے لیے ہماری کیپیسٹی کیا ہے، ہمارے انتظامات کیا ہے، ہمارے پاس ریسکیو کے کیا ادارے ہیں۔ کمیشن اس سلسلے میں کام کر رہا ہے کہ تاکہ آئندہ ایسے واقعات پہ قابو پایا جا سکے اور بر وقت امداد کی جا سکے، اور اس سلسلے میں بہت محنت کی ہے کمیشن نے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی
मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल केस का जो सुप्रीम कोर्ट के जज नासिर असलम दाहिर की सरबराही में कमीशन था, हमने वो भी देखा। सामने नेशनल पार्क का कमीशन भी देखा। उसके अलावा बल्दिया टाउन में खुद आतिशदगी का जो वाक़या हुआ उसके भी एक हमने देखा कि इंक्वायरी कमीशन बना था। लेकिन आगा फैसल साहब ने जो ये किया कि उन्होंने इस कार्रवाई को बहुत सिंपल और सादा कर दिया, क्योंकि इससे पहले बिल्कुल जो ये कमीशन की कार्रवाई भी होती थी तो बिल्कुल अदालती तरीक़ाकार के मुताबिक होती थी, उसी वक़ार का और बिल्कुल आदाब का ख्याल रखा जाता था। लेकिन आगा फैसल साहब ने यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ और वाहिकीन से मिलने के लिए DC ऑफिस खुद चले आए और बल्कि खुद उन्होंने इस जगह का भी मुआयना किया कि ताकि वो महसूस कर सकें कि इस महल वक़ूफ़ पे ये रेस्क्यू के अदारों को आना था और क्यों ताख़ीर हुई, उसको समझ सकें। और इस सिलसिले में उन्होंने जो जिन लोगों को नोटिस जारी किए हैं मुख्तलिफ़ अदारों को, उनके बारे में भी उन्होंने रिसर्च की, होमवर्क किया और उन अफसरान को जो रिसर्च किया उसके मुताबिक एक क्वेश्चन और एक सवालनामा बनाकर दिया है ताकि साइंटिफिक तरीके से जवाब सामने आ सकें। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ बहुत ही अजीब सूरत हाल आई है कि जो रेस्क्यू के अदारे हैं उनमें कोई ताउन नहीं है। असगर, मुझे एक बात बताइएगा कि DG SBCA को 47 सवालात पर मुश्तमिल एक क्वेश्चनियर दिया गया जिसमें उनसे जवाबात तलब किए गए। वैसे DG SBCA का क्या कहना था इस बात के ऊपर जब उनसे ये पूछा गया कि ये इन बिल्डिंग्स को हाई राइज होने की इजाज़त कौन देता है, इनके ऊपर गैर कानूनी फ्लोर पे फ्लोर बनाने की इजाज़त कैसे मिल रही है इनको? देखिए, अभी तक 11 अफसरान के जो बयानात कलमबंद हुए हैं उनमें हर अफसर एक दूसरे के ऊपर अपनी जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रहा है। और इसी तरीके से SBCA के जो DG आए उन्होंने कहा कि उनका काम तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने के बाद ख़त्म हो जाता है। अच्छा। और उनके पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो बाद में सर्वे कर सकें या मॉनिटरिंग कर सकें। हाँ, अगर कोई शिकायत आ जाए तो हम उसका जायज़ा ले लेते हैं। और चूँकि गुल प्लाजा के मुतालिक कोई शिकायत नहीं आई तो उनके बारे में उन्होंने कोई जायज़ा नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की कि अंदर कितनी वायलेशन की गई है और कैसे बेसमेंट में दुकानें बनाई गई हैं। वो तो इस जिम्मेदारी से मुबर्रा हो गए। उन्होंने कहा कि उनकी तो जिम्मेदारी नहीं थी कि कंप्लीशन के बाद इसका जायज़ा लें और सर्वे करें। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि फायर ब्रिगेड सबसे पहला वो अदारा होता है जिसको इतला की जाती है। लेकिन फायर ब्रिगेड का निज़ाम यहाँ पर हमें बताया, वाटर बोर्ड के जो DG आए, MD आए, उन्होंने बताया कि हमेशा ये कहा जाता है वाटर सही है फायर की जानिब से कि उन्हें पानी नहीं मिला, जबकि पानी का निज़ाम यह है कि 1 लाख गैलन पानी इनके पास हर वक्त मौजूद होता है। 1 लाख गैलन पानी हर वक्त मौजूद रहता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया असगर उमर। अगर हमें इस सूरत हाल के हवाले से बताएं, ज़ाहिर कमीशन तो अभी स्टार्ट हुआ है, मुख्तलिफ इसके इजलास होंगे, सेशन होंगे, उसमें मज़ीद भी डिस्कशन आएगी और पता चलेगा कि क्या मुहर्रिकात। एक बड़ी वजह जो हमें नज़र आ रही थी, कहीं पे डिबेट ये भी है कि पानी नहीं फॉर्म से बुझाना चाहिए था, पर वहाँ तो पानी ही मौजूद नहीं था, पानी ही नहीं मैसर था। चले जी, देखते हैं आगे आने वाले दिनों में कमीशन क्या फैसले करता है। अब ज़रा सियासी मंजरनामे पर नज़र डालते हैं और वज़ीर आज़म के मुशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब। वो कहते हैं कि फैसल वाडा ने बात को बढ़ा चढ़ा कर दोहराया है, उन्होंने पेश किया है इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत ने कोई डील ऑफ़र नहीं की है। राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं डील हुई ना होगी, मैंने जो बात की वही अतातार ने भी बात की और 24 नवंबर को PTI के साथ बात हुई थी, उससे डील का अगर दर्जा दिया जाए तो ये अलग बात है। फिर वो कहते हैं मोहसिन नकवी बात कर रहे थे तो स्पीकर ऑन बोर्ड थे, मैं भी 2 मीटिंग में था और असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, आमिर डोगर भी थे। PTI वाले डी चौक न आने पर रजामंद हुए थे। राना सनाउल्लाह का कहना था वज़ीर आज़म तो 3 बार मुज़ाकरात की ऑफ़र कर चुके हैं। बात मैंने की है, इस बात का कंक्लूजन क्या है? इमरान खान साहब जो है वो इस बात पे बैठे हैं, आप इधर आगे बैठ जाएं और मुझे बिठा दें जिधर आप बैठे हैं। फैसल वाडा साहब ने जो बात की इसमें और इस बात में बताया क्या फ़र्क है? जो मैंने कहा है वही तारड़ साहब ने। 24 नवंबर को जो बात हुई है तरदीद मोहसिन नकवी साहब ने भी नहीं की और फैसल वाडा साहब ने जो किया और उन्होंने खैर अल्फाज उनके अपने उसमें उन्होंने को थोड़ा सा बात को बढ़ा चढ़ा दिया है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, इस्टेब्लिशमेंट ने और गवर्नमेंट ने ना कोई डील ऑफर की है इमरान खान साहब को, ना इसके ऊपर कोई बात हुई है, ना कभी ऑफर होगी। अच्छा, अब साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी साहब ने बानी PTI के लिए रिहाई फोर्स के क़याम का ऐलान किया था, जिसको अपोजिशन लीडर समेत PTI की सीनियर क़यादत ने उसको मुस्तरद कर दिया है। रिहाई फोर्स मुस्तरद करने का बाज़ाब्ता ऐलान PTI की सियासी कमेटी करेगी और अब जैसा कि आपको बताया कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने बानी PTI रिहाई फोर्स के क़याम का ऐलान किया था और सीनियर रहनुमाओं ने
सुहेल आफरीदी से राबता करके रिहाई फोर्स के क़याम को गैर आइनी करार दे दिया है। चलें जी, सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर मुमलियात हुज़ैफ़ा रहमान ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच हुज़ैफ़ा ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो राना सनाउल्लाह साहब के बयान से ही बात करते हैं। ज़ाहिर सियासी मैदान में कि नया महाज खोल दिया है। फैसल वाडा साहब जो बात कर रहे थे, राना साहब कहते हैं जी कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत ने कोई डील ऑफ़र नहीं की है, डील हुई ना होगी। तो ज़रा हमें मामला बताइएगा, ये फिर डील की खबरें क्यों आना शुरू हुई? जी बहुत शुक्रिया सदफ कि आपने इस अहम तरीन मौजू पर हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। मैं कुछ हक़ाइक़ आप पे गोशगुजार कर देता हूँ। देखें, बीइंग जर्नलिस्ट भी आप जब भी कोई ख़बर फ़ाइल कर रहे होते हैं, कोई ख़बर दे रहे होते हैं, या इवन कि कोई ख़बर आपके पास खुद जो है चल कर आती है, तो आप ये परखते हैं कि वो ख़बर जो है क्या लॉजिकली मुमकिन है या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से जब डील की बात कोई भी सियासतदान करे, चाहे वो हमारी जमात से करें, चाहे वाडा साहब करें या कोई उसकी तरदीद करे, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक लॉ ऑफ लैंड मौजूद है और उसके तहत अगर कोई सज़ा याफ्ता शख्स जेल काट रहा है तो उसको रिलीफ अदालत ही दे सकती है। और ज़रा ट्रायल कोर्ट की जो अपील है, वो अपील कॉन्टिन्यूशन ऑफ ट्रायल होती है और वो हाई कोर्ट में जाती है और हाई कोर्ट ही उस अपील पर फैसला कर सकता है, या तो आपको बरी करेगा या आपकी बेल लेगा, या इवन के मेडिकल ग्राउंड पे भी अगर आपने बाहर आना है तो हुकूमत ने आपको बाहर नहीं लेकर आना, अदालतों ने लेकर आना है। इसलिए कोई हमारी जमात के रहनुमा ये बात करें कि डील की ऑफर हुई या तहरीक इंसाफ के लोग ये बात करें, वो बेमानी इसलिए हो जाती है, उसके ऊपर अमल हो ही नहीं सकता जब तक अदालतें ना चाहें। तो इसलिए बानी तहरीक इंसाफ को ना कोई कभी डील ऑफर की गई। और जाहिर है अगर ये पता है, बानी तहरीक इंसाफ की जमात को पता हो या हमें पता हो कि डील मांग रहे, ना हम डील दे सकते, ना इवन कि अगर हम डील ऑफर करें वो डील एग्जीक्यूट हो सकती, तो कोई इसकी बात करेगा ही क्यों? ये मामला अदालतों से जुड़ा हुआ है। एक शख्स को अदालतों ने सज़ा दी है और अदालतों की सज़ाओं के नतीजे में 31 साल इस को जेल काट रहा है, तो उस बंदे की रिहाई अगर मुमकिन होगी या उसकी अपीलें लगेंगी, अगर वो उसमें इनोसेंट डिक्लेयर होगा तो बरी होगा। दरअसल हुज़ैफ़ा फैसल वाडा साहब की कर रहे हैं, तो उन्होंने यही सवाल उठाया था ना, तो फैसल वाडा साहब के ज़राए भी बड़े मुस्तनिद हैं, तो इस वजह से ये कहते हैं ना, ये तरदीद बड़ी, और उनकी बात भी बड़ी अचंभे की लगी, तरदीद भी बड़ी अचंभे की लगी। जी सदफ, नहीं, फैसल वाडा साहब का मैंने बयान वैसे मेरी नज़रों से नहीं गुजरा, आप अगर रिपीट कर दें, मुझे थोड़ा सा बता दें कि क्या फरमाया वाडा साहब ने। वाडा साहब कह रहे हैं जी कि डील की ऑफ़र की गई है। राना सनाउल्लाह साहब के उन्होंने कहा कि ये जो बातें की जा रही हैं उनकी इमेजिनेशन की बातें हैं, अगर की जाती है वो एक्सेप्ट कर ले तो फिर मामलात डिफरेंट होते। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ज़ाहिर है जिस तनाजुर में पूरी दीगर बातें भी हो रही हैं उसको भी कह रहे हैं, ख़ास तौर पे वो मामला हुआ था जिसमें एक कमेटी की बात हुई थी, उससे ये खबर भी निकली है। नहीं, देखिए आप, जो मैं आपकी बात समझाऊंगा, आप ये फरमा रही हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो बयान दिया, मेरी एक तो आवाज़ मुझे आ रही है, अगर अपने पैनल प्रोड्यूसर से कहें कि इसको ज़रा कम कर दे, मेरी आवाज़ मुझे वापस ना आए। जो मैं आपकी बात समझाऊंगा तो यही है कि फैसल वाडा साहब ने राना सनाउल्लाह साहब के बयान की तरदीद की है। हाँ, वो ये कहते हैं जी बानी पीटीआई को 2 दफ़ा डील की ऑफर की लेकिन वो नहीं माने। राना सनाउल्लाह साहब पहले तो बताएं कहाँ, कब और कैसे, ये सवाल उन्होंने पूछा है। अब राना साहब ने कोई नहीं की। ये ठीक बात है, ये बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ कि बानी तहरीक इंसाफ को हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट ने कभी कोई डील ऑफर नहीं की और बानी तहरीक इंसाफ को डील कोई ऑफर कर भी नहीं सकता। उसके पीछे यही रीज़न है कि उन्हें सजाएं अदालतों ने दी हैं और अगर उन्हें कोई रिलीफ मिलेगा अदालतें देंगी। तो मैं अच्छा हुज़ैफ़ा ये बताइएगा कि वो जो वज़ीर आज़म ने कि अगर किसी ने ये बात की भी है डील की, तो आपने खुद परखना है कि अगर एक डील एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकती तो ऑफर क्यों करेगा। सही है, ठीक है, इसलिए हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से तासुर भी देना ये गलत है। डील से मुतालिक आपका पॉइंट आ गया। वज़ीर आज़म ने 3 मरतबा मुज़ाकरात की ऑफर दी है। राना सनाउल्लाह साहब ने ये भी जिक्र किया, इस चीज़ का हवाला भी दिया। क्या अपोजिशन के साथ मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान को लेकर कोई पेशरफ्त हुई है आप लोगों की? एंड सेकेंडली आपकी आवाज़ चली गई, आपने कहा वज़ीर आज़म साहब ने 3 दफ़ा। आपको मेरी आवाज़ अगर आ रही है, मैं अपना सवाल रिपीट कर देता हूँ। हुज़ैफ़ा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने 3 दफ़ा जो मुज़ाकरात की ऑफ़र दी है, उन मुज़ाकरात से फिर क्या क्या करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, बड़ा अहम सवाल है जी। उन मुज़ाकरात से अचीव वज़ीर आज़म ने कोई बानी तहरीक इंसाफ को तो मुज़ाकरात की दावत नहीं दी। वज़ीर आज़म ने तो एक ऐसी जमात को दावत दी है जो जमात ये दावा करती है कि इस वक्त असम्बली में जो 77 MNAs हैं इंडिपेंडेंट, वो उसकी वजह से आए हैं या उससे मुंसलिक हैं। तो वज़ीर आज़म ने अपने हाउस को इन ऑर्डर करने के लिए, हाउस की कार्रवाई को मुअत्तदिल अंदाज में चलाने के लिए उस अपोजिशन को दावत दी है जिस अपोजिशन ने अपना अपोजिशन लीडर बनाया
اور آج بھی ہم کہتے ہیں. اور وہ مذاکرات کی جو دعوت ہے اس میں اسمبلی کی کارروائی ہے, اس میں کے پی کے حکومت کے معاملات ہیں, اس میں اس کے علاوہ جو آپ کے پارلیمنٹرین اسمبلیوں میں آ چکے ہیں, اپوزیشن کی سیاست کر رہے ہیں, ان سے متعلق چیزیں ہیں. کبھی بھی وزیر اعظم کی مذاکرات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بانی تحریک انصاف کے ساتھ ڈیل ہے یا رہائی ہے, یا ایون کہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے مذاکرات کی آفر کا بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ تحریک انصاف کے علاوہ بانی تحریک انصاف سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کو پتا ہوگا کہ جس طریقے سے جو لاسٹ مذاکرات کی آفر ہوئی تو تحریک انصاف نے یہ مطالبہ سامنے ہی نہیں رکھا بانی تحریک انصاف کی رہائی, جو میرے اس دعوے کی یا حکومت کے اس دعوے کی توثیق کرتی ہے کہ اگر بانی تحریک انصاف کی رہائی آن ٹیبل ہوتی یا کبھی مذاکرات میں یا کوئی اس طرح کی آفر کی گئی ہوتی انہیں یا کوئی ڈیل کی آفر کی گئی ہوتی تو وہ کبھی بھی اس بات کو پیچھے نہ لے کر جاتے. اگر وہ بانی تحریک انصاف کی رہائی کا مطالبہ پیچھے لے کر چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے واضح کیا ہے پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اراکین پارلیمنٹ پر کہ بانی تحریک انصاف کو سزا دی ہے عدالتوں نے, اور انہیں ریلیف بھی عدالتیں ہی دے سکتی ہیں, حکومت اس حوالے سے کوئی ڈیل نہیں دے سکتی. اچھا, یہ تو ذرا بتائیں, ابھی ایک فورس کی بھی باتیں ہو رہی ہیں جو وزیر اعلیٰ کے پی نے بنائی ہے, جس کو اپوزیشن لیڈر تک نے مسترد کر دیا ہے. گورنمنٹ کا ویسے اس بارے میں کیا موقف کیا ہے؟ پھر چلے گی, آپ نے کہا یہ تو ذرا بتائیں, آگے آپ کی آواز چلی گئی. ہاں, آپ یہ جو وزیر اعلیٰ کے پی جو فورس بنا رہا ہے اس کے حوالے سے گورنمنٹ کا موقف کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ بتائیں ذرا. ٹھیک ہے حذیفہ, آئی تھنک حذیفہ کی آواز آڈیو ریکنیکٹ کر لیتے ہیں ایک دفعہ. آپ کے شاید حذیفہ نیٹ کے سگنلز کا ایشو ہے شاید. صدف یہ پوچھنا چاہ رہی ہے. ہاں, میں یہ پوچھ رہی ہوں جو فورس کے پی کے وزیر اعلیٰ نے بنائی ہے اس پہ گورنمنٹ کا موقف جاننا چاہ رہی ہوں میں. جی دیکھیں, وزیر اعلیٰ کے پی کے جس طرح کی بھی فورس بنائیں اور پہلے بھی ان کے اس طریقے کے دعوے آتے رہے ہیں. دیکھیں, اگر وہ کوئی فورس کوئی مسلح جدوجہد کرنا چاہتے ہیں, ہم تو پہلے یہ بات کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو احتجاجوں سے اس لیے روکا جاتا ہے کہ ان کے احتجاج مسلح ہوتے ہیں, سیاسی جدوجہد یہ نہیں کرتے. یہ بیسیکلی جدوجہد کو جو ہے وہ مسلح کا نام دے چکے ہیں. تو یہ نام جو انہوں نے دیا فورس کا میں ایزیوم نہیں کر رہا ابھی, لیکن پھر بھی فورس سے متعلق یہی ہوتا ہے کہ آپ نے بائی فورس کوئی کام کرنا ہے. اگر آپ نے جو ہے سیاسی احتجاج کے نام پر یا سیاسی اسٹرگل کے نام پر کوئی اس طرح کی فورس بنانی ہے تو ظاہر لا آف لینڈ جو موجود ہے اس کے مطابق نمٹے گا, باقاعدہ کارروائی ہوگی, اور کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کوئی فورس کے نام کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی آ کر جتھوں کی صورت میں ریاست پہ حملہ کرے, اسلام آباد پہ حملہ کرے. یا ایون کہ بانی تحریک انصاف کو سزا دی ہے عدالتوں نے, تو کوئی 100 200 یا 400 500 بندہ کوئی فورس جو ہے وہ آ کر جو ہے انہیں جیل پہ حملہ کر کے کیا رہا کرائے گی. یہ تو وہی حال ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کو ہم دہشت گرد خان سے تشریح دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ سیاسی تنقید کر رہے ہیں. یہ کام تو دہشت گرد کیا کرتے تھے کہ جیلوں پہ حملہ کرنا, ڈیر اسماعیل خان جیل پر حملہ کیا اور بندے چھڑوا کر لے گئے. آپ الٹا اپنی کوئی سیاسی کمیٹی بنائیں, پرامن جدوجہد کریں, اپنی کوئی میڈیا ٹاکس کریں, دنیا بھر میں یہ باور کرائیں کہ پبلک آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. پبلک کا عالم یہ ہے کہ 8 تاریخ کو آپ کے اپنے صوبے نے ریفیوز کر دیا آپ کی شٹر ڈاؤن کو, آپ کی پہیا جام کو, اور آج آپ کہہ رہے ہیں ہم فورس بنا رہے ہیں. میں کوئی ایزمپشن بیس پہ بات نہیں کر رہا, نہ میں ایزیوم کر رہا ہوں. میری توقع ہے کہ ایسا کوئی کام تحریک انصاف نہ کرے, لیکن اگر فورس کا مطلب کوئی مسلح جدوجہد ہے تو پھر ریاست اسے آن ہی ہاتھوں سے نمٹے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حذیفہ رحمان. اور وہ جو رہائی فورس تھی وہ آلریڈی سینئر قیادت پی ٹی آئی کی اس کو مسترد کر چکی ہے. اچھا, ایک ظاہر جو سارا ڈیل والا معاملہ تھا, جسٹ ٹو کلیریفائی, وہ خبریں کس طرح کی بنی, رانا صاحب نے محمد مالک صاحب کے شو میں آ کر اس کی تمام تر تردید بھی کی, کیونکہ فیصل واڈا صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا تھا جس میں انہوں نے پوچھا تھا رانا ثناء اللہ صاحب سے کہ آپ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو 2 دفعہ ڈیل کی آفر ہوئی لیکن وہ نہیں مانے. پہلے تو بتائیں کب, کہاں, کیسے. یہ وہ ڈیل ہے جس کا صرف آپ لوگوں کے تصورات میں ہی آپ کو پتا ہے. تو یہ وہ سوالات تھے جس کی کلیریفیکیشن رانا صاحب دے رہے تھے اور اسی سے متعلق پھر یہ سوال تھے. چلیں جی, افطار کا ٹائم اب قریب آتا جا رہا ہے اور آج ہماری بڑی زبردست ایک ریسیپی ہے. کیا ڈش آج بن رہی ہے؟ کیشو چکن. ذرا آپ کو دکھاتے ہیں. آج کی ہماری ریسیپی ہے کیشو چکن. ڈیپ فرائی کے لیے تیل آدھا لیٹر. سبروسو کے چکن پاپرز کو اچھی طرح فرائی کریں گے. تیل 2 ٹیبل سپون. لہسن 1 ٹی سپون. کاجو آدھا کپ. شملہ مرچ آدھا کپ. پیاز آدھا کپ. نمک حسب ذائقہ.
कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, चिली सॉस 2 टीस्पून, अब सेब्रोसो के चिकन पॉपर इसमें डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चीनी 1/4 टीस्पून, कुटी हुई हरी मिर्च 1 टेबलस्पून, ऑयस्टर सॉस 1 टेबलस्पून। इन सबको 5 मिनट तक पकाएंगे। कैशियो चिकन को फ्राइड राइस के साथ सर्व करेंगे। हो गई हमारी मजेदार कैशियो चिकन तैयार। क्या बात है। कैश्यू चिकन से मुझे एक बात याद आई कि जो दोस्त आपको पहले हफ्ते में पहले अशरे में अफ्तार पे नहीं बुला रहे ना, उन्होंने पूरा रमज़ान आपको नहीं बुलाना, तो आपने ये आखिरी अशरे वाली फिल्म में बिल्कुल नहीं आना। जो दोस्त आपको बुलाने की नीयत रखते हैं वो आपको पहले अशरे में बुला लेंगे अफ्तार पे। ठीक जो है, नहीं बुलाना वो कहेंगे आपको एंड पे जाके आखिरी अशरे पे 27वें ये 28वें साइम की शिकायतें हर साल हम सुनते तब भी हुए हैं, हैं। तो ये ऐसे कैसे दोस्त हैं साइम के जो उसे नहीं बुलाते हैं? भाई बुला लें आप लोग, मैं रिक्वेस्ट इस कर दफ़ा रही मैंने बहुत दोस्तियाँ ख़त्म करनी है, मैं तैयार बैठा हूँ इस चीज़ के लिए, हूँ। मेंटली रमजान में प्रिपेयर्ड तो हूँ भाई दिल जोड़ते हैं, दोस्ती ना खत्म भाई। करें। ऐसी दोस्तियाँ चाहिए नहीं जो अफ्तार पे नहीं बुलाते मुझे। चलें जी, ब्रेक लेती हूँ मैं, यहाँ पे ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब। अब रमज़ान में प्रॉब्लम ये है कि ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हेल्दी, बट सम पीपल जो कि ख़ास तौर पर ज़्यादतीज़ के शिकार हैं उनको बहुत इशू हो जाता है रमज़ान के अंदर। अब रोज़ों में मरीज़ों को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है। उनमें हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ भी हैं, शुगर के मरीज़ों को तो ख़ास तौर पर एहतियात की ज़रूरत है। ज़रा सी बेहतियाती बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है बिल्कुल, और ज़्यादतीज़ के मरीज़ों को इन दिनों अपने खून में शुगर का जो लेवल है उसको कंट्रोल करने के लिए एक मुनासिब खुराक की भी ज़रूरत होती है, वरना उनकी शुगर या तो कभी हाई होगी कभी लो होगी। और सहर इफ्तार में खाने का सही ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं इस पर बात करना ज़रूरी है। थोड़ा सा इस इशू पे हम जानना चाहेंगे और जनरली भी हम जानना चाहेंगे कि हमारी सेहत के लिए बेहतर क्या है। हमारे साथ मौजूद है एंड्रोक्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सैयद मोहम्मद हसन साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर सैयद मोहम्मद हसन साहब ज्वाइन करने के लिए। शुगर का जो मरीज़ है वो रोज़ा रख सकता है? ज़ाहिर तो उल्मा की है, लेकिन एहतियात के साथ वो किस तरह रोज़ा रख सकते हैं? ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत इसमें एक साइंस भी है, आर्ट भी है। शुगर का मरीज़ जो है वो हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी तादाद शुगर से मुतासर अफराद की है, और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली नंबर 1 मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ से मुतासर अफराद रहते हैं। और तमाम अफराद जो हैं, ज़्यादातर जो एडल्ट्स हैं, दे ऑल वांट टू फास्ट, सबको रोज़ा रखने की ख्वाहिश है और जज्बे के साथ रखते हैं। और इनमें से वो लोग जो शुगर से मुतासर आएँ उनकी सबकी ख्वाहिश होती है रोज़ा रखें। अब उसमें सबसे अहम चीज़ होती है कौन रोज़ा रखे कौन रोज़ा ना रखे। जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ है वो ज़ाहिर बात है उनको नहीं रखना चाहिए, लेकिन वो भी रखते हैं। एहतियात क्या करें? ख़ास तौर से वो अफराद जो शुगर के मुतासर हैं, कई साल से शुगर की दवाइयाँ ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, उसमें खुराक में और दवा में एक मखसूस तवाज़ुन की ज़रूरत होती है। अफ्तार का और सहरी का जो हमारा मील है उसमें रिवायती खाने होते हैं, और वो आम तौर से हम साल के बाद रमज़ान में ज़्यादा खाते हैं। अब ये जो खुराक होती है सबसे बड़ा जो डिटर्मिनेंट है वो यही है कि हम खाते क्या हैं और क्या खाते हैं और कितनी मिक़दार में खाते हैं। क्योंकि अगर हम नहीं खाएंगे तो ज़ाहिर बात है अगर हम दवाइयाँ लेंगे तो शुगर डाउन हो जाएगी। अच्छा, एक शुगर पेशेंट इफ्तार कर रहा है तो इफ्तार में तो हमारे रिवायती तौर पे समोसे, पकौड़े, चाट, फ्रूट चाट, ये चीज़ें होती हैं। उनकी डाइट किस तरह? उनकी डाइट ज़ाहिर है इसमें ना हमें इंग्रेडिएंट्स को चेंज करना पड़ता है थोड़ा सा, और कुछ चीज़ों को हमें तर्क करना पड़ता है ताकि हमारी शुगर कंट्रोल रहे। मसलन अगर आप रोज़ा खोलते हैं खजूरें ना खाएं, एक खजूर खा लें, लाल शरबत वगैरह ना पिएँ, पाउडर ड्रिंक जो होते हैं जो वो ना लें, पानी पी लें, शिकंजी बना लें, मिल्क शेक पी लें, लीम बना लें। मिल्क शेक में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा, कैलोरी ज़्यादा होंगी तो अवॉइड कर सकते हैं। लस्सी हो सकती है, दूध और दही की लस्सी हो सकती है, इसमें चीनी, नमक और मलाई शामिल ना हो। आलू की बनी हुई चीज़ें, आलू के पकौड़े या आलू के समोसे अवॉइड करें। दही बड़े में दही मीठी होती है, वो दही सादी होनी चाहिए, मीठी ना हो। जैसे कि छोले की चाट होती है उसमें पापड़ी और आलू शामिल ना हो। ये वो
थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट हाँ एग्जैक्टली। ओके। और फ्रूट चाट में चीनी ऐड ना करें, चीनी ऐड, रॉ फल खाएं, रूखा फल जैसे या फ्रूट चाट में सिरप से ऐड ना करें, सिरप ऐड ना करें, क्रीम ऐड ना करें। ये वो तरीके होते हैं खाने के जिसमें कैलोरीज ऐड होती हैं, शुगर बढ़ती है, मील हैवी हो जाता है। अच्छा, ये तो अफ्तार का आपने बताया ना, अब शुगर के जो मर्ज़ में मुब्तला अफराद हैं वो सहरी कैसे करें? सहरी में आप जो हमारे यहाँ खजला फेनी का रिवाज है, ये बहुत ज़्यादा घी में बनती है, मैदे की बनी हुई होती है, ये अवॉइड करें। इसी तरह से आप चपाती ले लें, हल्का सा ऑलिव ऑयल ला के या सरसों का तेल ला के पराठा बना लें उसी चपाती का। आटे की चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। आटा लें आप, जो चक्की का आटा होता है, लाल आटा होता है, जौ का दलिया ले सकते हैं, गेहूं का दलिया ले सकते हैं, कबाब है, अंडा ऑमलेट ले सकते हैं, अंडा बॉयल ले सकते हैं, फ्राई ऑमलेट ले सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं इस पर आप ले सकते हैं। सालन रोटी होता है, दैट कैन बी ईटन, ये बेहतर चॉइस होती है सहरी में खाने के लिए। लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा हैवी मील नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा उसमें कार्बोहाइड्रेट शामिल नहीं होने चाहिए। चावल को अवॉइड करें, चावल उबला हुआ ले सकते हैं, तो ये चावल के साथ आलू ऐड ना करें, इस तरह की तरकीब कर सकते हैं। अच्छा, ज़ाहिर रोज़े में आपका ब्लड प्रेशर डिफरेंट होगा, इफ्तार के बाद डिफरेंट होगा, तो अक्सर पेशेंट रोज़े के दौरान भी ब्लड प्रेशर चेक कर रहे होते हैं, तो शुगर भी चेक कर रहे होते हैं। रोज़ा रखने के बाद जब आप खुराक लेते हैं फ़ौरन, तो उसके बाद फ़ौरन तो आप अपना शुगर बीपी चेक ना करें, ज़्यादा तो थोड़ा बढ़ावा ही आएगा। लेकिन ये होता है कि जो आपने खुराक लिया उसमें नमक का इस्तेमाल कम करें, घी का इस्तेमाल कम करें, और बहुत हैवी मील ना लें, तो ये तरीक़ाकार होता है। और फिर शुगर चेक करने के तरीके के हवाले से पूछ रहे हैं कि अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोज़े के दौरान ड्यूरिंग फास्टिंग वो अपने शुगर चेक करते हैं। अच्छा, इसमें जो हमारी IDF DAR की एक बहुत बड़ी एक अथॉरिटी है, वर्ल्ड नोन अथॉरिटी है, उसकी एक गाइडलाइन है, और इस पर तमाम कातिब फ़िक्र के उलमा का, तमाम डॉक्टरों का, तमाम दुनिया जहान के फिजिशंस का इत्तफ़ाक़ राय है कि आप रोज़े की हालत में शुगर चेक कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें मुख्तलिफ मखसूस औक़ात हैं, जैसे सहरी के 2 घंटे के बाद, सहरी के 2 घंटे के बाद दिन के औक़ात में जब आप दफ्तर जा रहे होते हैं, दैट इज़ द राइट टाइम। उस वक्त शुगर आपकी होनी चाहिए 140 से 180 तक। ज़ोहर की नमाज़ के वक्त शुगर चेक कर सकते हैं, अगेन 140 160 नॉर्मल सेफ़ रेंज है। असर की नमाज़ के बाद शुगर चेक कर सकते हैं, इसमें आपकी शुगर 130 से 90 के दरमियान होनी चाहिए। ये वो सेफ़ नंबर्स हैं। अगर इसमें आपकी शुगर फॉल कर रही है, इस मतलब में आपकी दवा और ख़ुराक बिल्कुल बैलेंस चल रही है। लेकिन अगर किसी की फ़र्ज़ करें तबीयत ख़राब होती है रोज़े की हालत में, और शुगर उसकी 70 से कम होती है, 70 मिलीग्राम से कम होती हो, या 300 से ज़्यादा चली जाएँ, ये 2 नंबर याद रखें, 70 से कम या 300 से ज़्यादा, तो ऐसी हालत में हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप फ़ौरन रोज़ा खोल लें। क्योंकि 70 से कम होगी तो आपको बेहोशी हो सकती है, आप गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, आपको हॉस्पिटल की जाने की ज़रूरत पेश आ सकती है। और 300 से अगर ऊपर होती है तो हमारा खून जो है आम फहम ज़बान में गाढ़ा हो जाता है, इसकी वजह से स्ट्रोक और हार्ट अटैक के जो इंसिडेंट हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो 300 से ऊपर भी ना जाएँ और 70 से कम ना। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मुफीद मालूमात। और भाई अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, और तमाम तर एहतियाती तदाबीर के साथ अपनी दवाई भी टाइम पर आपने लेना। अग्रीड। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक में, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और जनाब, जैसे जैसे हमारे शो का वक्त आगे बढ़ा, इसी तरीके से अफ्तार का टाइम भी करीब आ रहा है, तकरीबन पौन घंटा बाकी है। कल हमने आपको मुख्तलिफ शहरों में इस टाइम पर जो गहमा गहमी होती है, जो रौनक होती है, अफ्तार से पहले मार्केट्स की जो सूरत हाल होती है, हमने वो आपको दिखाई लाहौर, कराची और पेशावर से। आज हम आपको फैसलाबाद और कोयटा से सूरत हाल बताएंगे। हमारे साथ कमर जमान मौजूद है फैसलाबाद से, और अब्दुल्ला मक्सी ने हमें ज्वाइन किया है कोयटा से। हाँ जी, चलिए पहले फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं। तो कमर जमान, आप बताइएगा कि इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? आपके पीछे मुझे लग रहा है कुछ फ्राई हो रहा है, यहाँ पे कुछ अंगीठी आपके पीछे दहक रही है, क्या चल रहा है फैसलाबाद में? जी, पहले तो ये थोड़ा सा मैं बता दूं कि कराची और फैसलाबाद का तकरीबन 25 मिनट का फ़र्क है, जिसकी वजह से कराची में तो और गर्दनवाह में तो पौने घंटे का टाइम रहता होगा अफ्तारी में, लेकिन फैसलाबाद और पंजाब के दीगर शहरों में सिर्फ 15 मिनट जो है वो अफ्तारी में रह गए हैं। और इस वक्त जो अफ्तारी के सामान की जो दुकानें हैं वहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी मौजूद हैं। लोग अपनी पसंद के जो अफ्तार का लवाजमात हैं वो ख़रीद रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर जो अफ्तारी के दस्तरखान की जीनत बनते हैं उनमें चिकन और बीफ की कचौरियाँ हैं, जो बड़ी तादाद में लोग पसंद करते हैं, अफ्तारी में खाते हैं। इसके साथ साथ चिकन
बीफ और आलू के समोसे हैं, चिकन रोल हैं, पकोड़े, चिप्स, जलेबियाँ, जबकि बैंगन के पकोड़े और इसके साथ साथ प्याज और हरी मिर्च के जो पकोड़े भी अलहदगी से बनाए जाते हैं, वो बड़ी तादाद में लोग जो है ख़रीद रहे हैं, घरों को ले जा रहे हैं। जो लोग स्पेशल घरों से आ रहे हैं वो भी ले जा रहे हैं, और जबकि जो अपने दफातर या काम की वजह से घरों को वापस जा रहे हैं वो भी इस वक्त मुख्तलिफ दुकानों पर मौजूद हैं। इस वक्त हम जिन्ना कॉलोनी में मौजूद हैं, जहाँ पर शहरी जो हैं इफ्तार के हवाले से अपने अपनी पसंद की जो चीज़ें ख़रीद रहे हैं, जबकि इसी तरह जिन्ना कॉलोनी, मंसूराबाद, तारकाबाद, पीपल्स कॉलोनी में भी बड़ी तादाद में जो मुख्तलिफ जो दुकानें हैं पकौड़ों समोसों की, वहाँ पर भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। जी ज़बरदस्त। फैसलाबाद में तो पकौड़े समोसे चल रहे हैं। अच्छा, कोयटा चलते हैं। कोयटा में अब्दुल्ला मक्सी हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल्ला मक्सी, आप बताएगा कि कोयटा में इफ्तार से पहले ज़्यादातर किस चीज़ का रुझान देखते हैं? फ्राइड आइटम्स या फिर लोग फ्रूट चाट या इस तरह की चीज़ों का रुझान करते हैं, रुख करते हैं? जी बिल्कुल। आज अफ्तारी सेकंड अफ्तारी है, तो इस हवाले से मैं बताऊँ कि शहर में जो गहमा गहमी है, शहरियों का एक बड़ी तादाद में शहर मौजूद हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। शहरियों को कोशिश यहाँ पे ये होती है कि जो फ्राइड चीज़ें हैं वो ख़रीदे जाए, पकोड़े हैं या दूसरी चीज़, समोसे, ऐसी चीज़ें ख़रीदें। और ख़रीदारी भी हो रही है। हमने देखा कि फ़्रूट ख़रीद रहे हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे बहुत काफ़ी रश है शहरियों का। इस टाइम मैं मौजूद हूँ बादशाह खान चौक पे, जहाँ पे आप मेरे कप में भी देख सकते हैं कि शहरियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊँ कि जो इस टाइम होता है कि शहरियों की यही कोशिश होती है कि एक जल्दी घर पहुंचने की भी जल्दी होती है, और ये काफ़ी ट्रैफिक की रवानी को भी मुतासिर करती है। और शहरी कोशिश करें कि थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लें और आप दूसरों को भी रास्ता दें ताकि आराम से सारे बाहिफाजत अपने घर पहुंच सकें और अफ्तारी कर सकें। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि इस टाइम जो हमारे पास जो अफ्तारी का जो टाइम है, इस टाइम 26 मिनट पे अफ्तारी है, 6:26 पे अफ्तारी है, तो काफ़ी टाइम है उसमें। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि गहमा गहमी काफ़ी ज़्यादा है और लोग अफ्तारी की जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल कर रहे हैं और तादाद में मौजूद हैं। जी क्या ठीक है, तो अब्दुल्ला हमें सूरत हाल बता रहे हैं। भाई हर शहर का अपना मिजाज है, बड़ा खूबसूरत अंदाज है, हम ये देख रहे हैं। अच्छा, कहीं पर सर्दी भी है, तो कोयटा में हम देख रहे हैं ठंड है, इसी तरीके से पेशावर में भी हम देख रहे हैं काफ़ी ठंड थी, तो वहाँ पर जी गर्म मशरूबात का भी वैसे इस्तेमाल होता है। तो अब्दुल्ला, आपका बहुत शुक्रिया। कमर ज़मान हमारे साथ थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जनाब। अब बात यह है कि पकौड़े और समोसे और रोल्स, 4 रोल्स की तो मुझे अभी यहाँ भी कहीं से आवाज़ आई थी, है ना? हाँ। आलू वाले रोल्स से 4। मूविंग फॉरवर्ड जनाब, अफ्तार से कुछ देर पहले सक्खर का भी हम ज़रा रुख करते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि कैसी गहमा गहमी रही है। शहरियों की बड़ी तादाद ने इफ्तारी के सामान की ख़रीदारी के लिए मार्केटों का रुख कर लिया, जहाँ पर फ्रूट चाट, समोसे और पकौड़े चल रहे हैं। तो आपको सक्खर से तफसीलात बताएंगे हमें नासिर जाफरी। जी बिल्कुल, माह सयाम की हर तरफ रौनकें और बरकतें ही बरकतें। आज दूसरी अफ्तारी और दूसरी अफ्तारी के लिए सक्खर के शहरियों ने रुख किया इस वक्त घंटा घर की मुख्तलिफ मार्केटों का, जहां पर जो है वो अच्छी खासी गहमा गहमी देखने में आ रही है। शहरियों की जो है वो जो बड़ी एक तादाद इस मार्केट का रुख कर रही है। मैं इस वक्त विक्टोरिया मार्केट के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरी जो है वो अफ्तारी का सामान ख़रीदते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई इस वक्त फ्रूट ले रहा है, तो कोई जो है वो चटपटी चाट और दही बल्ले लेने में लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि अभी मैं आया हूँ यहाँ पे फल फ्रूट लेने के लिए और अभी टाइम पड़ा है, तो यहाँ पे आज जुमे की वजह से थोड़ा रश कम नज़र आ रहा है। बाकी तो यहाँ पे और कल तो बहुत ज़्यादा था, अभी भी बढ़ता जाएगा। और अभी हम शॉपिंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह अभी टाइम होगा तो घर पे ये लेके जाएंगे। जी बिल्कुल, अभी जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, रोज़ा खोलने में, रोज़ा अफ्तारी में कुछ वक्त अभी है, लेकिन इस वक्त भी शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो मुख्तलिफ मार्केटों में नज़र आ रही है, जहाँ पर वो गर्मा गर्म जो है वो अफ्तारी का सामान लेते हुए नज़र आ रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, उसके साथ साथ दही बल्ले, चाट और दीगर अशिया जो है वो खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे जैसे रोज़े का वक्त करीब आएगा, ये रश जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच नासिर, आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब, जैसे फल फ्रूट होता है, ऐसे साहिल समंदर भी होता है। जी बिल्कुल, इस तरह के कॉम्बिनेशन भी होते हैं। रोजे में हमारी ऐसी सिचुएशन हो। तो जनाब, हमें दे इजाज़त, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर हुआ है ख़त्म। मुलाकात होगी आपसे कल इंशाअल्लाह ताला। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।